तैत्तिरीय उपनिषद का घोष है कि मैंने सही क्यों नहीं किया, मैंने पाप क्यों किया। ऐसे विचार उसे कभी उद्विग्न नहीं करते जो सही और गलत को ब्रह्म के रूप में ही देखता है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम है अनुज तिवारी और मेरे को 3 साल से इंटर में हो चुका है। मेरे को बहुत अटैम्प्ट लगे हैं, मैं बार बार फेल हुआ हूँ, लेकिन रिसेंटली मेरा एक ग्रुप निकला है, ठीक है। और जब मैं लिखने बैठा, मैं ये जो वीडियो है एक तरह से ये मेरी राइटिंग थी, ठीक है, ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन थी जिसको मैं बाद में एक वीडियो के रूप में लाने की सोच रहा था, तो वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी कि मैं जब फेल हो रहा था तो मैं फेल क्यों हो रहा था, और अगर मैं पास हूँ तो मैं पास क्यों हूँ। इसका बेसिक कोर रीज़न क्या था, एक फंडामेंटल रीज़न क्या था। तो मेरे को टोटल 10 पॉइंट ऐसे दिखे जिसके ऊपर मैं बात कर सकता हूँ, और वो 10 हाइपोथेसिस हैं, यानी कि वो मेरे लिए मेरी लर्निंग है, वो मेरे लिए मेरे कंक्लूजन है, लेकिन वो सामने वाले के लिए एक हाइपोथेसिस है, ठीक है। आपको इसको स्टडी करना है। और जो चीज़ मैं कोर में बिलीव करता हूँ वो ये है कि कोई भी वीडियो या फिर कोई भी बुक किसी काम की नहीं होगी अगर आप उसको अपने आप से रिलेट ना कर पाओ। ये वीडियो नॉर्मल किसी और वीडियो की तरह होगी, किसी गाने की तरह होगी, क्योंकि टाइम वेस्ट लगेगा आपको अगर आप इसको देख के कुछ लिख नहीं रहे हो या फिर कुछ रिलेट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो के शुरू में मैं एक डिस्क्लेमर देता हूँ कि इस वीडियो में बहुत जगह मैं बहुत गालियाँ देने वाला हूँ और कुछ ना कुछ मेरे मुंह से निकलता रहेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको रॉ रखा है, मैंने कोई फिल्टर करने की कोशिश नहीं करी है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा अगर आपके पास हेडफोन है तो प्लीज़ हेडफोन लगा लीजिए। तुम, मेरा विचार, उसका विचार, मेरी महत्ता, उसकी महत्ता जैसी द्वैत भावनाओं से तुम मुक्त नहीं होते, तब तक तुम्हारे ज्ञान का क्या अर्थ है। इसलिए तर्क करना है तो स्वयं से करो और अपना मुंह बंद रखो। वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। वीडियो को शुरुआत मैं सबसे पहले बेसिक से करूंगा, और बेसिक से मतलब है कि बेसिक कॉमन सेंस है, ठीक है। आप अगर ये सोचो कि आप कर क्या रहे हो, ठीक है, या फिर मैं या फिर आप, हम सब कर क्या रहे हैं, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि हम सीए पढ़ रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स कर रहे हैं, एक प्रोफेशनल कोर्स है जो तो हमें लग रहा है कि हम कर रहे हैं, ठीक है। इस कोर्स में है क्या, हम इसको काउंट करते हैं एज अ स्टडी कि भाई हम तो स्टडी कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं हम तो, लेकिन क्या एक्चुअल में स्टडी है भी। मतलब अगर तुम लॉजिकली थोड़ा सा दिमाग साइड करो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग ऑलरेडी साइड है क्योंकि बहुत अटैम्प्ट लग चुके हैं, अगर तुम दिमाग को वापस लेके आओगे और अगर तुम सोचोगे कि अगर मैं एक लेक्चर देख रहा हूँ, ठीक है, एक लेक्चर देख रहा हूँ, जो पढ़ा कौन रहा है, कोई टीचर, मैं खुद तो पढ़ नहीं रहा, मैं सिलेबस कर रहा हूँ, तो मैंने लेक्चर देखा किसी का, अच्छा रिवीजन का फेस आया तो रिवीजन पे मैं वीडियो देख रहा हूँ, किसकी, किसी और की, मैंने खुद तो रिवाइज कर नहीं रहा हूँ, तो मेरे को वहाँ पे भी किसी और की हेल्प चाहिए। मैं टेस्ट सीरीज लिखूंगा, अच्छा तो टेस्ट लिखूंगा, टेस्ट कौन बना रहा है, टेस्ट भी कोई और बना रहा है। तो एट द एंड पूरे पूरे सीक्वेंस में पूरी मतलब क्या बोलूँ मैं, तीन स्टेप होते हैं। स्टेप 1 की तुम सिलेबस कंप्लीट करो, स्टेप 2 होता है कि तुम रिवीजन करो, स्टेप 3 होता है कि तुम टेस्ट दो और तुम पास हो जाते हो, ठीक है। तो ये तीनों ही स्टेप में हमारा रोल है कितना, सिर्फ हमें गांड टिका के बैठना है, एक जगह बैठने का रोल है हमारा, और हमारा कुछ एफर्ट लग नहीं रहा, ठीक है। अगर बोलूँ असली एफर्ट जो था उनका था जो इंटरनेट से पहले सीए बने, या फिर जिनके पास क्लासेस नहीं थी, या जिन्होंने एक्चुअल स्ट्रगल किया भी है। यहाँ तो सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, लेकिन फिर भी हम क्यों इसमें फेल हो रहे हैं बार बार, और क्यों ही इसको क्लासीफाई कर रहे हैं ऐसा हार्ड चीज़। ये क्या कोई हार्ड चीज़ है, वही लेक्चर सबके पास अवेलेबल है, रैंकर के पास भी, और वही मटेरियल भी, वही टेस्ट सीरीज, वही रिवीजन, लेकिन फिर भी क्यों फेल हो रहे हैं, और क्यों ही हम इसको इतना हार्ड मार रहे हैं कि भाई ये स्टडी है, हम तो स्टडी कर रहे हैं। स्टडी नहीं कर रहे हैं, ये बस बैठने की गेम है, बैठने की गेम और दिमाग चलाने की गेम है, दो ही चीज़ में हम फेल हो रहे हैं, ठीक है। तो शुरू करता हूँ इस वीडियो को 10 हाइपोथेसिस के साथ। क्या सर्वोच्च ज्ञान मौन की ओर ले जाता है? हाइपोथेसिस नंबर 1, मैराथन, ठीक है। इस हाइपोथेसिस को शुरू करने से पहले मैं अपनी एक स्टोरी बताता हूँ, बहुत छोटी स्टोरी है। इसमें ये हुआ था, ये इसी अटैम्प्ट की स्टोरी है जो मेरे साथ हुआ और जिसके कारण मैं इस अटैम्प्ट में फेल हो रहा हूँ। और वो ये था कि एग्ज़ाम से 1 महीने पहले मैं फ़ोन चलाने लग गया था, मेरे को डिस्ट्रैक्शन हो रहा था, मैं भाग रहा था पढ़ने से, और मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, ठीक है। और ये हाइपोथेसिस उन्हीं लोग के लिए है जो बोल रहे भाई मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, भाई मेरा ना इंस्टा चल जाता है, मेरा यूट्यूब चल जाता है, या फिर मेरा ट्विटर चल जाता है, या फिर उन लोगों के लिए जो बोलते हैं कि भाई डिस्ट्रैक्शन एक चीज़ है। और उसके लिए मैं क्या कर रहा था, इतना बड़ा चूतिया इंसान हूँ मैं कि मैं उसके लिए ऐप ब्लॉकर लगा रहा था। मैं क्या कर रहा था, मैं कुछ और भाग रहा हूँ इस चीज़ से, मैं फ़ोन दूसरे कमरे में रख देता हूँ ना भाई, ठीक है, काम करता है, लेकिन इसका रीज़न तो समझो। इसका रीज़न बहुत ही कोर और बहुत ही बेसिक है, ठीक है। इसका रीज़न ये है कि ये एक मैराथन है, ठीक है। मतलब इसको मैं कैसे समझाऊँ, ठीक है। अब जब भी तुम बोलो ना कि भाई तुम डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हो, भाई हमें तो भाई डिस्ट्रैक्शन हो रहा भाई, हमारी कंसिस्टेंसी नहीं हो रही भाई, जब भी तुम ये बोलो ना तो तुम्हें अपने आप का मुंह बंद करना है, ठीक है। और अपने यहाँ पे लिप्स में ना फेविकोल लगानी है और मुंह बंद रखना है, ठीक है। क्योंकि हम इसको गलत वर्ड से एड्रेस कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि भाई कंसिस्टेंसी नहीं हो रही भाई, डिस्ट्रैक्शन हो रहा है भाई, लेकिन एक्चुअल में तुम देखोगे तो
ये गेम उस चीज़ की है ही नहीं, ठीक है। अगर तुम देखोगे, अगर मैं जो लॉजिकली बोल रहा हूँ वो ये है कि अज्यूम करो कि ये 1 किलोमीटर की मैराथन है, ठीक है, ये 1 किलोमीटर की मैराथन है, और अगर अज्यूम करो कि तुम 900 मीटर पे होते हैं, ठीक है। 900 मीटर का मतलब क्या है, ठीक है, अब मैं इसको बहुत बार रिपीट करूंगा इसी एग्जांपल को। 900 मीटर का मतलब है कि भाई मेरा रिवीजन हो गया, भाई मेरा सिलेबस हो गया अच्छे से, हाँ मैंने 3 रिवीजन करी है, अच्छा 3 रिवीजन करी है, हाँ, और मैंने 2 टेस्ट दिए, तो मैंने 3 रिवीजन करी, 2 टेस्ट करी, अब मैं 900 मीटर पे हूँ और 1 किलोमीटर की मैराथन है, मतलब मैं पास होने वाला हूँ, ठीक है। और अगर तुम हो 400-500 मीटर में, एग्जाम से 1 महीने पहले जो मैं था, ठीक है, बस सिलेबस कर रखा है, रिवीजन नहीं करी, रिवीजन नहीं करा तो टेस्ट कहाँ किया होगा। तो अगर तुम 400-500 मीटर में हो, ठीक है, और तुम सोच रहे हो कि भाई मैं डिसिप्लिन से पढ़ूंगा, भाई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, भाई इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। तुम्हें डिस्ट्रैक्शन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि तुम्हारे पास फ़ोन है, जो हम रीज़न देते हैं कि भाई फ़ोन बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल, आजकल फोकस करना बहुत मुश्किल है। फोकस करना मुश्किल नहीं है, तुम्हारी पूरी गेम इस बात की है कि तुम 900 मीटर पे हो नहीं। तो जब भी तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ आए ना कि भाई मैं बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहा हूँ, डिस्ट्रैक्टेड नहीं भाई, तू वहाँ पे भी तो 900 मीटर पे है, ठीक है। कोई फाइनल का बच्चा देख रहा होगा, कोई फाउंडेशन का देख रहा होगा, जिसका सिलेबस ही नहीं हुआ, तो भाई वो फ़ोन चलाएगा। अब तेरे को करना है क्या, तेरे को समझना पड़ेगा कि आगे फिर तेरे को डिसिप्लिन कैरी करना है, तेरे को आगे अपना घर का एनवायरनमेंट चेंज करना पड़ेगा, लाइब्रेरी जाना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा। बस अपने दिमाग में कीड़ा हटा दो कि भाई हमारे ना डिस्ट्रैक्शन फीट, हम बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते, हम ये नहीं कर पाते। भाई तो फोकस की गेम ही नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल तुम ये समझो ना, एग्जाम से 1 महीने पहले अगर तुम्हारी 3 डिवीजन होगी, 2 टेस्ट तुमने दे दिए, अब बताओ कि क्या तुम फ़ोन चलाओगे? भाई दुनिया भर के ऐप में तुम्हें तुम्हारे आंखों के सामने ले आऊँगा, तब भी तुम फेंकोगे उस चीज़ को। तुम्हें दिख रही है कि लाइन बहुत पास है, 1 किलोमीटर की मैराथन है और मैं बिल्कुल पास खड़ा हूँ। तो ये जो गेम है ना, मतलब इसको बोलने का तरीका, ठीक है, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि फेविकोल लगा लो, क्योंकि हम गलत एड्रेस करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम एक प्रॉब्लम बोल रहे हो कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो फिर तुम क्या करोगे, उसके रिलेटेड दवाई लोगे। तो हम जब प्रॉब्लम ही गलत काउंट करेंगे तो दवाई भी गलत लेंगे, ठीक है। तो जब हम प्रॉब्लम गलत काउंट कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि भाई डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, भाई फोकस नहीं बन पा रहा, भाई कंसिस्टेंसी नहीं हो रही, तो ये प्रॉब्लम ही हम गलत नहीं ले रहे हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि 1 किलोमीटर की मैराथन में भाई मैं 300 मीटर पे हूँ, भाई मैं 400 मीटर पे हूँ। तब एक्शन क्या होगा इसका सोल्यूशन ये होगा कि भाई चलो मेहनत करो, 900 तक पहुँचो। लेकिन हम करते क्या हैं, हम बोलते हैं भाई डिस्ट्रैक्शन हो रहा भाई, तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन में तुम ऐप ब्लॉक कर ले लेते हो, तुम कुछ ना कुछ करते हो, तुम कुछ ना कुछ बहाने लगाते हो, कुछ भी करते हो यार तुम। तो अपने रीज़न या फिर जो तुम प्रॉब्लम कोट कर रहे हो ना, वो प्रॉब्लम ही गलत है। तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हारा फोकस नहीं बन रहा, तुम्हारा प्रॉब्लम ये है कि तुम 300-400 मीटर पे हो, ठीक है। तो तुम्हारा प्रॉब्लम वो है। अब तुम्हें उससे डील करने के लिए क्या करना है, तुम डिसिप्लिन फॉलो करो, तुम लाइब्रेरी जाओ, एनवायरनमेंट चेंज करो, दुनिया भर का कुत्ते बन जाओ यार, कुत्ते बन जाओ, गधे बन जाओ, जो मर्जी करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बस बात है कि प्रॉब्लम को एड्रेस करना सीखो, और प्रॉब्लम तुम्हारी है ही नहीं कि तुम्हारा फोकस नहीं बन रहा भाई, डिस्ट्रैक्शन हो रहा भाई। फिर तुम सोल्यूशन भी उसके लिए लोगे, और सोल्यूशन काम नहीं करेगा तो रोगे कि भाई मेरा तो सेल्फ एस्टीम गिर गया, भाई सेल्फ एस्टीम गिर गया। सेल्फ एस्टीम तो गिरेगा ही, क्योंकि तुमने प्रॉब्लम ही एड्रेस नहीं करी। तुम बोलो डिस्ट्रैक्शन, और यूट्यूब पे कितना ज्ञान पड़ा है, टीचर बड़े से बड़ा टीचर ही बोल रहा है डिस्ट्रैक्शन, ये करो वो करो, मोटिवेशन, मम्मी पापा की शक्ल देखो, पढ़ने का मन करेगा। यार ये सब चुतियापा है भाई। सिंपल सी बात समझ, 1 किलोमीटर की मैराथन है और तू 900 पे पहुंचा ही नहीं है आज तक, तू फेल हो रहा है। तू एक भी दिन नहीं होगा जो तू बोलेगा कि भाई 900 पे हूँ मैं, भाई मैंने 3 डिवीजन कर ली, 2 टेस्ट दे दिए, अब मेरे को बताओ क्या है, अभी मैं फेल हो गया। कोई नहीं होगा, वो तो बोलो। सिंपल यही है, सिंपल यही है। क्या ये संसार भूख के चला ही चल रहा है? पेट की आग बुझ जाती है तो शरीर की आग तपाने लगती है। क्या मैं भूख को जीत नहीं सकता? क्या आज तक मैं स्वयं को बुद्धिमान और विद्वान समझकर धोखा देते आया हूं? क्या मेरा ज्ञान सिर्फ तोता रटंत है? सेकंड हाइपोथेसिस, प्रीकंडीशंस। प्रीकंडीशन होते क्या है, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपने कुछ खरीदा होगा तो आपको टर्म एंड कंडीशन पे टिक करना होता है, राइट। तो उसी तरह होता है प्रीकंडीशन, ठीक है। हम जब सीए में घुसे थे तो हमने कुछ दरवाजे खोले थे और हम उस दरवाजों से अंदर गए थे, ठीक है। और हम जैसे ही अंदर घुसते हैं हम भूल जाते हैं कि वो चीज़ थी क्या, हम भूल जाते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ पे टिक किया था कि हाँ ये करना है, हाँ ये करना है, हाँ ये करना है, ठीक है। मैं बोलूँगा आप अपने पास में जाओ, ठीक है। आप अपने पास में जाओ और याद करो कि वो कौन कौन सी चीज़ें थी, ठीक है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं जब आया था सीए में तब मैंने सोचा था कि भाई बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत आर्स पढ़ना पड़ता है, बहुत ही चीज़ करनी पड़ती है। लेकिन जब मैं सीए में आया अंदर तो मैंने इनमें से कुछ नहीं किया, और यही तो प्री कंडीशन का बेसिक कोर है, ठीक है। अगर मैं बहुत बंदों से बात कर रहा हूँ और अगर मैंने जितने भी लोगों से बात करा जो मेरे दोस्त फेल हुए, और उनका कॉमन रीज़न क्या फेल होने का, कॉमन रीज़न ये था कि उन्होंने प्री कंडीशन ही भूल गए थे। उनको पता ही नहीं था कि ये लंबे आर्स पढ़ना होता है, हमें तो पता ही नहीं था। तो भाई तू सीए में घुसा क्यों होता? इतना चुतियापा चल रहा है, मतलब कि ऐसा लग रहा है ना कि जैसे कोई बच्चा है, जैसे जानबूझ के हम चाहते हैं कि हम फेल हों, ठीक है। वो प्री कंडीशन थी, हम उसमें टिक करके अंदर घुसे, हमें पता था कि लंबे आर्स पढ़ने हैं, लेकिन पढ़ा क्यों नहीं, पता नहीं भाई, पढ़ ही नहीं पाया। तो साले घुसा क्यों फिर?
घुसे ही क्यों हम? हमें पता था कि हमें लंबा आर्स पढ़ना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, हमें डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम फेल हो रहे हैं, ऐसा क्यों? फिर जब मैं लोगों से पूछता हूँ या फिर मैं खुद से भी पूछूं तो मेरी भी यही चीज़ में कमी थी। प्री कंडीशन कोर है इस वीडियो का, या फिर इस पूरी सीए जर्नी का प्री कंडीशन कोर है। तुम्हें पता होना चाहिए कि जब तुम डे 1 फाउंडेशन में ही घुस रहे थे, तुम्हारे अंदर का एक डर था। अंदर एक लड़का था जो बोल रहा था कि भैंचोद बहुत पढ़ना पड़ता है भाई, यहाँ तो बहुत पढ़ना पड़ता है भाई, यहाँ तो बहुत सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, यहाँ तो लंबे लंबे आवर्स बैठना पड़ता है भाई। मैंने उस भैया से सुना तो 16-16 घंटे पढ़ते थे, और तुम कितना पढ़ रहे हो? मुश्किल से 7-8 घंटे तुम्हारा रेगुलर भाई एवरेज नहीं होगा। तो तुम्हें लग रहा है कि तुम बहुत पढ़ रहे हो, मंथली एवरेज निकाल के तो देखो। हम जो सोच के आए थे कि भाई शुरू में ये चीज़ें करनी है, प्लानिंग करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन एंड में आके मैं देख रहा हूँ कि भाई अब तो मेरा एग्जाम आने वाले, मेरा सिलेबस ही खत्म नहीं हुआ। तो चूतिए प्लान कौन करेगा? तेरे को पता नहीं था कि प्लानिंग करनी होती है, शुरू में घुसते वक्त पता थी ये चीज़ें, लेकिन हम भूल क्यों रहे हैं? ठीक है, तो इस हाइपोथेसिस में डिटेल में बात करूंगा एक एक पॉइंट की कि क्या क्या प्री कंडीशंस होते हैं। ठीक है, इस सबसे पहला प्री कंडीशन है सेक्रीफाइस। ठीक है, सेक्रीफाइस बोल लो या फिर कमिटमेंट बोल लो। इसी अटेम्प्ट में मेरे पास एक ऑप्शन था कि मैं जाऊँ एक ट्रिप पे, और मैं गया। मैं चाहता तो मना कर सकता था, लेकिन मैंने मना नहीं किया, और यही था जो रीज़न है मेरे फेलियर का। ठीक है, और ये रीज़न क्यों है? ठीक है, मतलब देखा जाए तो लग रहा है कि तुम्हें बहुत छोटी सी चीज़ है यार, कि भाई यहाँ 8 घंटे पढ़ लेते हैं, 1 घंटा इंस्टा चला लेते हैं ना, 1 घंटा अपन ट्विटर चला लेते हैं ना, भाई देखो पास हो सकते हो। ऐसा नहीं कि पास नहीं होगी, क्योंकि एट द एंड रिजल्ट मैटर करता है। ठीक है, लेकिन बात यह कि सबकॉन्शियस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तुम क्या लॉयल हो उस चीज़ से जो तुम कर रहे हो। ठीक है, कमिटमेंट भी तो एक चीज़ होती है। तुमने अगर कोई चीज़ छोड़ी है और तुम बोल के छोड़ रहे हो, ठीक है, अगर तुमने बोला ही नहीं है, तुम्हारे मन में ही नहीं है कि भाई छोड़ना पड़ेगा, तब तो दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे मन में हमेशा था कि मेरे को छोड़नी है चीज़ें, और मैं इसको छोड़ नहीं पाया। ठीक है, और एंड में इतना गंदा इफेक्ट पड़ता है ना दिमाग पे। दिमाग में तुम एक लूजर हो, तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे, तुम भागते रहोगे, लेकिन तुम्हारे दिमाग को पता है तू एक कायर इंसान है, और तू बस भाग रहा है खिलौनों के पीछे, और जो तूने बोला था तो वो कर नहीं रहा। एक होता है ना पैटर्न, कि तुम अगर एक चीज़ देख रहे हो तो अगले दिन भी तुम वही चीज़ देखोगे। ठीक है, इसको अगर मैं डिनोट करूँ तो ये वैसा होगा कि योर एक्शन ऑफ डे 20 इज़ नॉट योर एक्शन। ठीक है, इट इज़ जस्ट रिएक्शन ऑफ डे 1। मतलब कि जो तुमने पहले दिन किया था ना, उसका रिएक्शन तुम्हें 20वें दिन देखने को मिलता है। और अगर मैं थोड़ा सा मतलब इसको थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करूँ ना, तो जब हम सीए चुन रहे थे ना, या फिर जब हमने इंटर में एडमिशन लिया, या फिर जब हमने एग्जाम फॉर्म भरा, हमारा हर एक डिसीजन ना डिसीजन नहीं होता, हमारा 100% डिसीजन नहीं होता, हमारा 50% डिसीजन होता है, और 50% एक्सेप्टेंस होता है। एक्सेप्टेंस किस चीज़ का? सेक्रीफाइस का। हम करते हैं वो चीज़। ठीक है, वो पैसा देना, वो सीए में घुसना ही 50% एग्री था इस बात पे कि भाई हाँ सेक्रीफाइस करूंगा मैं, लेकिन ऑन द वे हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ तुम्हारे बैकग्राउंड में या फिर दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि तुमने पहले ही एग्री कर रखा है, तुम्हारा डिसीजन था, तुम बोले भाई हमने डिसाइड किया था सीए करेंगे। भाई नहीं, डिसीजन बस 50% था, 50% एक्सेप्टेंस था कि हम सेक्रीफाइस करेंगे, जिसको हम भूल रहे हैं ओवर द टाइम। तत् त्वम असि वेदांत शास्त्र में महावाक्य कहलाता है। महावाक्य घोषणा करता है कि जिस सर्वोच्च सत्य की खोज में हम हैं, वो सर्वोच्च सत्य हम ही हैं। सेकंड प्री कंडीशन प्लानिंग। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं कि भाई प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, प्लानिंग करना चाहिए, बिना प्लानिंग के तो एग्जाम निकलता नहीं है, लौड़ा लसन चीज़ें बोलते हैं, लेकिन मैंने उनकी बात मानी। ठीक है, मेरे को लगा कि भाई प्लानिंग बहुत ही क्रूशियल है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि उनकी बात गलत है। ठीक है, मैंने उनकी बात मानी और मैंने प्लान किया। ठीक है, मैंने इस अटेम्प्ट में पूरा प्लान करके बैठा था कि कब क्या चीज़ शुरू होगी, कब क्या खत्म होगी, एक टाइमलाइन बनाया था मैंने। ठीक है, और मेरा एक दोस्त है, ठीक है, और वो फाउंडेशन में है। ठीक है, उसने बिल्कुल प्लान नहीं बनाया। ठीक है, वो प्लान नहीं बनाया और वो फेल हो गया, और मैंने प्लान बनाया, मैं तभी फेल हो गया। ठीक है, इसका मैं एक्सप्लेनेशन अगर दूँ ना, प्लानिंग बहुत ज़रूरी है ये बोलना बहुत ही एक वन साइडेड चीज़ होगी। ठीक है, ऐसा समझो कि जैसे प्लानिंग ना एक बोट है, एक नाव है। ठीक है, प्लानिंग एक बोट है, और जिस समुद्र में, जिस नदी में वो बह रही है ना, उस नदी का नाम है करेक्टिव एक्शन। मतलब प्लानिंग करने से ही कुछ नहीं होता भाई, करेक्टिव एक्शन लेने पड़ते हैं, जो कि मैं ले ही नहीं रहा था। ठीक है, मैंने प्लान किया था कि भाई 10 दिन के अंदर ये खत्म होगा, वो 15 दिन में खत्म हो रहा है, 20 दिन में खत्म हो रहा है। तो दिमाग चलना चाहिए था यार, इतना चूतिया नहीं होना चाहिए। मेरा दिमाग चलना चाहिए था कि भाई अगर कोई चीज़ 20 दिन में खत्म हो रही है, तो नॉर्मल डे में अगर मैं प्लान कर रहा हूँ कि 8 घंटे पढ़ूंगा, तो मेरे को 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, मेरे को 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। इसको बोलते हैं करेक्टिव एक्शन, जो कि ले ही नहीं रहा हूँ मैं। प्लान इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ करो। तुम्हें अगर लग रहा है कि तुम्हारी एग्जिस्टिंग वाली अभी भाई बहुत अच्छी चल रही है, भाई मैं ना जिम जाता हूँ, भाई मैं ना डोले शोले बना रहा हूँ, भाई मेरे लिए ज़रूरी होता है, भाई पढ़ने का मन करता है, भाई बिना जिम के तो पढ़ नहीं पाता मैं भाई। ठीक है, तुम एक प्लान बना रहे हो, और अगर उस प्लान में तुम मीट नहीं कर पा रहे हो, तो करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। तुझे जो चीज़ बहुत अच्छी लग रही है छोड़नी पड़ेगी भाई। पढ़ाई ऊपर है और बाकी सारी चीज़ें नीचे है, अब चाहे वो जिम हो चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, तो कहने का मेरा मतलब वही है कि प्लानिंग एक बोट है, और जिस नदी में चल रही है वो नदी का नाम है करेक्टिव एक्शन। बिना करेक्टिव एक्शन के कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्लानिंग पता है कि करना है,
प्लानिंग के साथ ये भी पता है कि भाई करेक्टिव एक्शन लेने हैं, लेकिन प्लान करना है तो करना कैसे है, ठीक है। और इस चीज़ में मेरा एक और दोस्त है, ठीक है, मेरा दोस्त क्या, मेरा भाई है वो, ठीक है, फाउंडेशन में है वो, और उसके इस चीज़ में लगे हैं, ठीक है। एक सीक्वेंस होता है, ए के बाद बी के बाद C D E F, ठीक है। और मैं देख रहा हूँ बहुत बंदे इस बेसिक सीक्वेंस में लैग कर रहे हैं। मतलब ये कि जब वो सिलेबस कर रहे हैं तो एक सब्जेक्ट का सिलेबस खत्म हो गया तो उसी की रिवीजन चालू कर दी, जबकि दूसरे का चल रहा है सिलेबस, लेकिन पहले की रिवीजन भी चालू कर दी। भाई इतना चुतियापा, इतना बेसिक दिमाग के घर पे रखते हैं क्या हम लोग? हमें पता नहीं है कि इतना बेसिक ABCD चलती है, एक सीक्वेंस है। और मैं मेजोरिटी जो देख रहा हूँ फेल हो रहा है ना, वो कोई ए कर रहा है, ए के बाद S के बाद D के बाद F, कुछ भी भाई, कुछ भी चल रहा है। एक सीक्वेंस होता है और बहुत ही कॉमन सेंस है यार। मतलब मैं बोलूँ ना, अगर पूरी CA जर्नी को तुम्हें सिंप्लीफाई करना है ना, एक पेज ले लो और स्टेप 1 स्टेप 2 करके लिखो, तुम्हें पता लगेगा कि 4 से 5 स्टेप हैं और तुम पास हो जाओगे, ठीक है। स्टेप 1 होगा कि एक चैप्टर पकड़ो, एक लेक्चर देख लिया, उसके क्वेश्चन करो, एक चैप्टर खत्म। 10 चैप्टर खत्म किए, एक सिलेबस खत्म हुआ, फिर बाकियों के भी खत्म करो और फिर रिवीजन पे आओ। रिवीजन करा, 2 रिवीजन हुई, अब तीसरी रिवीजन में तुम टेस्ट पे आ जाओ। तुमने टेस्ट दे रखे हैं, रिवीजन हो गया, सिलेबस हो गया, तुम पास हो जाओगे। लेकिन सीक्वेंस फॉलो कौन कर रहा है यार? तीसरा प्री कंडीशन है कंसिस्टेंसी, ठीक है। और मेरे लिए कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है जो नॉर्मल मतलब होता है कि रोज 8 घंटे पढ़ना, रोज पढ़ना, मेरे लिए वो नहीं है, ठीक है। और क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में कंसिस्टेंसी एप्लीकेबल ही नहीं है, ठीक है। जितने भी सेल्फ हेल्प ले लो, जितने भी वो टर्म्स दे दें, उसमें सबसे ज़्यादा यूजलेस टर्म जो है वो है कंसिस्टेंसी, ठीक है। जो आपके लिए यूजफुल होगा वो ये होगा, बी इनकंसिस्टेंटली कंसिस्टेंट। मतलब तुम ऊपर नीचे करो, किसी दिन 7 दिन, किसी दिन 9 दिन, लेकिन कंसिस्टेंट रहो अपने उस अप्रोच में जिसमें तुम बोल लो कि भाई मेरे को 8 घंटे चाहिए, तो एक दिन 7 हो गया, दिक्कत नहीं, अगले दिन 9 कर, अगले दिन 10 कर, अगले दिन तूने 6 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, अगले दिन 10 कर। कहने का मेरा मतलब है कि रियल लाइफ, ठीक है, तुम कंसिस्टेंसी दिमाग में ले लेते हो ना भाई, एक दिन हुआ, 2 दिन नहीं हुआ तो भाई छोड़ दिया मैंने, अबे चूतिया है क्या मैं चौथ। रियल लाइफ के लिए सेल्फ हेल्प वाली चीज़ें एप्लीकेबल है ही नहीं वो, ठीक है। तो मतलब कहने का मेरा मतलब है कि बी इनकंसिस्टेंटली कंसिस्टेंट। तुम्हें देखना पड़ेगा कि अगर तुम्हारा 8 घंटे का गोल है तो भाई एक दिन 7 हो गया, दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, अगले दिन 9 कर दूंगा। ये चीज़ है, एक ट्रैक फॉलो कर रहे हो, ठीक है। इसको बोलते हैं बी इनकंसिस्टेंटली कंसिस्टेंट, ठीक है। अगर मैं अपनी बात करूँ, ठीक है, तो मैं इस चीज़ में बहुत लैग कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं देखूँ अपने महीने का एवरेज, ठीक है, मेरा क्या होता है कि मैं एक दिन 10 घंटे पढ़ता हूँ, दूसरे दिन 2 घंटे, एवरेज क्या निकलता है 6 घंटे। तो फ़ायदा क्या हुआ 10 घंटे पढ़ने का, ठीक है। तो तुम्हें ये इंश्योर करना है कि भाई कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है। ऊपर नीचे 1-2 घंटा हो सकता है, ठीक है। कंसिस्टेंसी कैसे होगी? लाइब्रेरी जाओ। इस हाइपोथेसिस का मतलब ये है कि भाई अगर तुम CA कर रहे हो ना, और तुम कहीं ना कहीं देख लो यार, तुम्हारा फेलियर का कोई ना कोई एक अटैम्प्ट होगा जहाँ पे मेन रीज़न ये था, ठीक है। तो प्री कंडीशन, नॉट फॉर इंटर, नॉट फॉर फाइनल, नॉट फॉर फाउंडेशन, सभी के लिए एप्लीकेबल है कि प्री कंडीशन तुम है जो CA में हो तो 3 चीज़ें फुलफिल करके अंदर आना है भाई। अगर नहीं कर रहे हो तो फिर, अब ये पता कैसा है, मतलब तुम टीचर बेस्ट सिलेक्ट कर लो, तुम देखते हो कि भाई कोई BB सर से पढ़ रहा है, कोई शुभम सिंगल से पढ़ रहा है, सब जगह पढ़ रहे हैं, लेकिन बच्चे पास क्यों नहीं हो रहे? फिर भी बेस्ट टीचर तो तुम्हारे पास भी है जो रैंकर के पास थे, लेकिन फिर भी तुम फेल हो रहे हो, क्यों? प्री कंडीशंस मेरे लिए 3 कंडीशन है, ठीक है। तुम अपने ऐड करो ना, तुम ये सोचो कि तुम क्या देख कर CA में आए थे। तुम्हारा ध्यान कहाँ है तन्ना? झूठ मत बोलना। क्या सोच रहे थे तुम? मैं सोच रहा था कि मैं आप जैसा कब गा पाऊंगा। जब तुम गाने का सर्वोच्च कारण ढूंढ लोगे। हाइपोथेसिस नंबर 3, योर 80% रिजल्ट इज डिपेंडेंट अपॉन 20% एफर्ट, ठीक है। जब भी मैंने इस कोट को देखा या फिर जब भी मैंने इस लाइन को देखा, मुझे हमेशा ये लगता था कि ये जो है ना, ये सेल्फ हेल्प के कॉन्टेक्स्ट में होती है, ठीक है। मेरे को कभी भी इस चीज़ सच नहीं लगी, मेरे को हमेशा चूतिया चीज़ लगी है, ठीक है। और मेरे को कभी समझ ही नहीं है कि इसका बेसिक मीनिंग क्या है, ठीक है। इसका जो मैं लिटरल मीनिंग निकाल रहा था ना, वो ये था कि भाई अगर मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूँ ना, तो उसमें से 8 किसी काम के नहीं है, या तो वो 8 घंटे बहुत कम रिजल्ट देंगे, 20% रिजल्ट देंगे, ठीक है। लेकिन जो मेरे 2 घंटे हैं ना, वो मेरे को 80% रिजल्ट देंगे, ठीक है। तो मेरे को बहुत लॉजिकल लगता था, ठीक है। बहुत लोग बोल रहे होते थे भाई वो 2 घंटे चुनो, या फिर वो 2 घंटे वाला काम चुनो जिसमें मतलब तुम अपना 80% रिजल्ट दो, ठीक है। और बहुत चूतिया चीज़ लगती थी कि मेरे को कैसे पता कौन सा मेरा 80% और कौन सा 20% है, मैं तो काम कर रहा हूँ, ठीक है। और जब मैं इसका बारीक मतलब समझा ना, तो मेरे को समझने के लिए इसको थोड़ा लॉन्ग टर्म में सोचना पड़ा, ठीक है। ये तभी मैं बोलता हूँ कि जो सेल्फ हेल्प बुक है या फिर कोई भी जो कॉन्सेप्ट है, ये आपको हमेशा 25-30 साल में देखना चाहिए। मतलब 25-30 साल में आपको सेल्फ हेल्प बुक या फिर सब चीज़ें देखनी चाहिए, तभी तुम्हें क्लिक होती है वो चीज़, ठीक है। मैं 11वीं-12वीं में वो चीज़ पढ़ तो लिया था, लेकिन मेरे को उस चीज़ का सेंस बना ही नहीं था जब तक मैं फेल नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूँ, ठीक है, तो मैं अपनी पर्सनल थोड़ी सी समझाता हूँ, ठीक है। जब मैंने नवंबर 22 में शुरू किया था CA इंटर को,
तो जैसे ही मैंने शुरू किया तो मैंने सबसे पहली क्लास जो अपनी टेक्स्ट की ली थी वो ली थी मैंने श्री राठी से अनअकैडमी पर, ठीक है। बहुत सस्ता था और मैंने सस्ते के चक्कर में लिया, मेरे को पता ही नहीं था कि कॉन्सेप्चुअली पढ़ते कैसे हैं। मेरा वो अटैम्प्ट ख़राब किया। मैंने 200 घंटे टेक्स्ट की क्लास ली, ठीक है। 200 घंटे मैंने पढ़ा, उसके ऊपर नोट्स बनाया, सब कुछ करा, लेकिन मैं फेल हो गया क्योंकि मैंने कॉन्सेप्चुअली पढ़ा ही नहीं। मैं रट रहा था, मेरे को पढ़ना ही नहीं पता था कैसे पढ़ते हैं, क्योंकि मैं गवर्नमेंट स्कूल से आया था। मेरे को कुछ पता ही नहीं था कि बेसिक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग किसे बोलते हैं, ठीक है। तो मेरा पहला अटैम्प्ट वहाँ वेस्ट किया। सेकंड अटैम्प्ट में मैंने क्या किया, मैंने बीबी सर की कॉम्पैक्ट बुक ऑर्डर करी। मैं उनकी बुक से पढ़ रहा था और साथ में मैंने उनके मैराथन लेक्चर देखे, ठीक है। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी, ठीक है, क्योंकि मैंने वहाँ आर्ट्स लगाए, वहाँ भी एफर्ट लगाए मैंने, ठीक है। और लेकिन मैं मैराथन देख रहा था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मेरे को, बस मैं रिपीट कर रहा हूँ, रट रहा हूँ, नंबर ऑफ टाइम ज़्यादा कर रहा हूँ, और फिर मैं दोबारा फेल हो गया, ठीक है। उसके बाद था मेरा अभी वाला अटैम्प्ट, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने विजय शारदा से लेक्चर लिए, जो उनका फास्ट ट्रैक यूट्यूब पर पढ़ा है, और फिर मैंने एक्चुअल नोट्स बनाए, कॉन्सेप्चुअली पढ़ा, समझा, और रेगुलर लेक्चर से मेरे को पता चला कि पढ़ना होता क्या है, ठीक है। पढ़ना होता क्या है, मतलब बेसिक सेंस पढ़ने की क्या है, ठीक है। और अब मैं अगर एग्जाम दूं तो फिर मेरे को पता चलेगा कि मेरी एक्चुअल वर्थ क्या है। ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है मेरे विजय शारदा के लेक्चर पे, ठीक है, जो मैंने एक्चुअल में फास्ट ट्रैक लिया। तो अगर तुम इस कोट को प्रूव करने के लिए सोचो ना, अगर मैं इसको बताऊं, ठीक है, स्टोरी का कंक्लूजन बताऊं मैं, तो स्टोरी के 2 कंक्लूजन है, ठीक है। मैंने अपने पहले अटैम्प्ट से लेके अब तक टेक्स्ट को 3 बार पढ़ा, ठीक है। इसमें 100% एफर्ट लगाए, उसमें से जो 20% एफर्ट मैंने विजय शारदा पे लगाए वो यूज़फुल है, और जो 80% मैंने श्रेय राठी पे लगा दिया या फिर मैंने बीबी सर पे मैराथन पे लगाया, वो वेस्ट गया, वो किसी काम का नहीं आया, या फिर आया भी तो बहुत बेसिक वे में काम आया कि मेरे को बस चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग मिल गई, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि मैंने इस पूरी स्टोरी का एक कंक्लूजन तो मैंने ये बता दिया कि हाइपोथेसिस प्रूफ किस तरह से होता है। अगर तुम लॉन्ग टर्म में देखोगे, तुमने भी किसी से लेक्चर ले रखा होगा जो यूज़फुल नहीं लगा, तुमने कोई भी डिसीजन लिया जो यूज़फुल नहीं था, लेकिन एफर्ट तो गए ना तुम्हारे। तो बहुत सारे ऐसे डिसीजन हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम 10 डिसीजन ले रहे हो और अगर तुम्हारे 5-6 अटैम्प्ट लग चुके हैं, तो तुम्हें पता है कि उसमें से अगर तुम 10 डिसीजन ले रहे हो तो उसमें से 8 गलत थे और 2 सही थे। और उसी 2 की बात कर रहा है यहाँ पे ऑथर या फिर जो भी बंदा बोल रहा है कि जो 20% एफर्ट है वही प्रोवाइड करते हैं तुम्हें मेन रिजल्ट, ठीक है। अब जो बेसिक या फिर जो कोर चीज़ आ रही है ना कि मैंने इतना ज्ञान पे ला गया हूँ, ठीक है। मैं ये सोच रहा था कि फॉर एग्जाम्पल मैं अगर उस समय श्री राठी से लेक्चर ले रहा हूँ या फिर मैं ले रहा हूँ बीबी सर से, क्या मेरे को उस समय पता था कि मैं गलत काम कर रहा हूँ? नहीं, मुझे उस समय वो एक्शन राइट लग रहा था, ठीक है। देखो एक चीज़ होती है क्या, एक्शन, ठीक है, हर एक चीज़ एक्शन है, ठीक है। वो राइट कब बन रही है, वो राइट अभी बनेगी, बाद में बनेगी, मतलब एक्शन लेने के बाद पता लग रहा है कि वो राइट है। ये बहुत कोर मिस्टेक है, बहुत ही फंडामेंटल चीज़ है यार ये, कि मतलब हम एक्शन ले रहे हैं, ठीक है, एक्शन ले लेते हैं अपनी मर्जी से, हमको लग रहा है कि यार सस्ता मिलेगा, ये लगेगा, अपने अपने खुद के बायसेस हैं, ठीक है। और फिर हमने जब ले लिया, हमें एग्जाम में फेल होने के बाद पता लग रहा है कि वो गलत था। क्या गारंटी है कि मैं जो अभी पढ़ रहा हूँ वो सही है? क्या पता एग्जाम के बाद मुझे ये लगे कि यार मैं जो अभी कर रहा हूँ वो भी गलत था। तो कहने का मेरा मतलब ये है, अगर मैं पूरा इस हाइपोथेसिस के कंक्लूजन में आऊँ तो मैं एक बेसिक एक्ट को क्या बोलते हैं, एक्शन, ठीक है। तुम हर एक चीज़ कर रहे हो वो एक एक्शन है, ठीक है। अब मैं एक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। एक होता है राइट एक्शन, जो मैंने विजय शारदा का फास्ट ट्रैक देखा। एक होता है रॉन्ग एक्शन, जो मैंने श्री राठी का या फिर बीबी सर का मैंने मैराथन वगैरह देखा, रॉन्ग एक्शन, ठीक है। और एक होता है इन एक्शन, यानी कि किसी बच्चे ने एडमिशन ले लिया और पढ़ाई नहीं, ठीक है। मेरा ये मानना है कि रॉन्ग एक्शन इज़ मोर डेंजरस देन इन एक्शन। तुम कुछ ना पढ़ो ना, वो ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू तुम गलत पढ़ रहे हो, ठीक है। और देखो फेल दोनों तरीके से ही हो रहे हैं, ठीक है। इसका तुम्हें दर्द पता तब लगता है जब तुम 2 साल तक पढ़ रहे हो, 3 साल तक पढ़ रहे हो, तुम्हारा एक भी ग्रुप नहीं निकला और तुम घर से बाहर निकलते हो और तुम देखते हो किसी छपरी को जो कि KTM पे बैठा है, पबजी खेल रहा है, और वो 3 साल पहले भी पबजी खेल रहा था। उसने जो किया वो इन एक्शन था, मैंने जो किया वो रॉन्ग एक्शन था, और हम दोनों ने ही एक चीज़ करी और वो है टाइम वेस्ट। पास वही हो रहा है जो राइट एक्शन ले रहा है। लेकिन इस पॉइंट का, इस हाइपोथेसिस का जो मेन कंक्लूजन ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम राइट एक्शन ले रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए सिर्फ एक चीज़ हेल्प कर सकती है और वो है स्टैटिस्टिक्स, जो कि हमने क्लास 11-12 में जहाँ मर्जी पढ़ा। कहने का मेरा मतलब है कि लोगों से पूछो, 20 बंदे, 30 बंदे, 100 बंदे, जितना डाटा मिल रहा है, जितने बंदों से पूछ सकते हो पूछो, ठीक है। तुम्हें अगर पता लग रहा है कि भाई इस टीचर से लूँ, 10 से पूछो, इस टीचर की अच्छी बात क्या है, बुरी बात क्या है, क्या मैं रेगुलर जाऊँ, क्या मैं ऑनलाइन लूँ, क्या मैं अपने आसपास के बैच लूँ, 10 बंदों से पूछो। और 10 बंदों का सैंपल अलग ही होना चाहिए बिल्कुल, मतलब कि उसमें से 3 तुम्हारे दोस्त होने चाहिए, 2 तुम्हारा साथ वाले अटेम्प्ट के लोग होने चाहिए, 2-3 तुम्हारे ऐसे दोस्त होने चाहिए बहुत बहुत फेल हो रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो तुम्हारे मेंटर है, जो तुम्हारे टीचर हैं। जितना डाटा मिलेगा उससे ही तुम एक्यूरेट डिसीजन ले पाओगे, और सिर्फ एक इंडिकेटर है अक्रॉस द फील्ड। अगर मैं बोलूँ, ये बहुत फंडामेंटल चीज़ है कि हम जो कर रहे हैं हमें नहीं पता कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, हमें बाद में पता लग रहा है। तो हम करते वक्त कैसे जाने कि हम जो कर रहे हैं वो सही है? लोगों से पूछो, जितने लोगों से पूछोगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और बहुत फाइन डिफरेंस है यार इसमें, कि मतलब अगर मैं बोलूँ कि तुम लोगों से ही डिसीजन ले लो, मतलब तुम एक बंदे को बुलाओ, आजा भाई मेरे घर पे बैठ, ये मेरा PC है, लेक्चर ऑर्डर कर दे, मेरे को बता दियो,
मैं ये नहीं करने बोल रहा हूँ, ठीक है, दिमाग चलाने मैं बोल रहा हूँ बस सैंपल कलेक्ट करो, ठीक है, बंदों से पूछो क्या करना सही है, कैसे रिवीजन करूँ भाई बताइए मेरे को, 3 रिवीजन करूँ 2 रिवीजन करूँ बताइए, टेस्ट कौन सा लूँ बताइए। तुम्हारा हर एक डिसीजन 10 बंदे 20 बंदे इन्वॉल्व होने चाहिए, तभी वो ठीक है। इसका कोई और तुम भाई कुछ भी कर लो यार, मैं तो बोलता हूँ यूट्यूब सेल्फ हेल्प जो मर्जी देखना देख लो, तुम जब एक्शन ले रहे हो वो एक्शन सही है कि नहीं है ये कैसे पता लगेगा? इसका एक ही इंडिकेटर है कि तुम बंदे इन्वॉल्व करो उस चीज़ में, और कुछ भी इंडिकेटर नहीं है इसका। उसे ज्ञान की साधना के लिए भेजा था, और कल मुझे लगा कि वो शब्दों और सूचनाओं का बोझ ढोकर आया है। हाइपोथेसिस नंबर 4, मेंटर एंड सोशल सर्कल, ठीक है। तो ज़िंदगी में मेंटर बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हाइपोथेसिस नंबर 3 में जिस तरह मैंने बोला था, तुम अगर कोई भी डिसीजन ले रहे हो, ठीक है, तो वो सही कैसे होगा तुम्हें कैसे पता लगेगा? तुम 3 बंदों से पूछो, 10 बंदों से पूछो, 20 बंदों से पूछो, हर डिसीजन से पहले तुम्हारा कोई ना कोई मेंटर या फिर कोई ना कोई दोस्त होना चाहिए जिससे तुम पूछ रहे हो, ठीक है। और इसका रोल सिर्फ डिसीजन मेकिंग में नहीं है, ठीक है, मतलब तुम्हारा जो आउटपुट निकल रहा है या फिर जो भी तुम्हारा 3-4 अटैम्प्ट, 5 अटैम्प्ट, 10 अटैम्प्ट के बाद जब तुम पास होगे, तो उसका जो कोर रीज़न होगा ना, मेरे ख्याल से वो तुम्हारे दोस्त और तुम्हारे टीचर ही होंगे, तुम्हारा मेंटर ही होगा, ठीक है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मई 24 में मैं फेल होने वाला था, ठीक है। एग्जाम से 2 महीने बचे थे और मैंने पढ़ना ही छोड़ दिया था, ठीक है। मैं पढ़ ही नहीं रहा था, मेरे को लग रहा था कि फेल तो होना ही है। मैं बार बार फेल हो चुका हूँ, इतनी बार फेल हो चुका हूँ, 2 साल से फेल हो रहा हूँ, और अब तो कुछ नया होगा ही नहीं, तो मैं सीए छोड़ने वाला था, ठीक है। मैंने दोस्तों से पूछा और दोस्तों ने मना किया, मतलब मैं अंदर से हार गया था, लेकिन मेरे दोस्त मुझसे डिसएग्री कर रहे थे, ठीक है। और लेकिन तब भी मैं डटा था कि यार छोड़ना है, मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ने का, ठीक है। ये जो मन वाला छुतियापा था ना मेरे साथ बहुत दूर तक था, ठीक है, कि मैं सोच रहा हूँ मेरा मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, नहीं पढ़ पाऊंगा, पैशन नहीं है। और फिर मैंने अपने टीचर को फ़ोन किया जिनका नाम है शौर्यम सर, ठीक है। और उनसे मैं मिला था आईटी बैच में, ठीक है। मतलब उनका ऐसा भी नहीं है कि मैंने कुछ क्लास ली है उनसे, ठीक है, कुछ उनका ऑब्लिगेशन था नहीं मेरे लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरा कॉल उठाया और मैंने उनको सिचुएशन बताई अपनी कि सर मैं छोड़ रहा हूँ और आप मुझे बताओ कि मैं करूँ क्या छोड़ने के बाद। मैं ये पूछने के लिए गया था और उन्होंने मेरा बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू ही चेंज कर दिया, ठीक है। उन्होंने मतलब बिल्कुल अपोजिट चीज़ें बताई, ठीक है। उन्होंने मेरे को ये बताया कि स्ट्रगल है, मतलब मैं ये सोच रहा था कि यार एंजॉय क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं मज़ा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, और उन्होंने बोला जो तू नहीं कर पा रहा है वही तो होना है, तेरे को करना ही तो नहीं है। और उन्होंने मेरे को मतलब फोर्स किया कि ये अटैम्प्ट दे, क्योंकि 2 महीने पहले छोड़ने का कोई सेंस नहीं बनता। जब तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है, सब कुछ कंप्लीट है, तुम 2 महीने पहले क्यों छोड़ रहे हो? उन्होंने मेरे को बोला कि मई 24 दे और उसके बाद छोड़ दियो। और भाई मैंने मई 24 दिया और मैं रिजल्ट का वेट भी नहीं कर रहा था, मैं जॉब वॉब में कुछ सोच रहा था, क्योंकि मेरे को पता था मैं फेल हो रहा हूँ। और मैं उसमें एक ग्रुप पास हो गया, ठीक है, मेरा जो एक ग्रुप था पास हो गया, और बहुत टाइम के बाद मैं कुछ तो पास हुआ, ठीक है। और उसका क्रेडिट किसको जाता है? मेरे दोस्तों को और मेरे मेंटर को, शौर्यम सर को। तो उस समय लग रहा था कि यार कुछ नहीं होता ये सब, लेकिन बात भाई ये है कि तुम्हारा कोर है वो चीज़, ठीक है। तुम्हें डिसीजन लेने से पहले तुम्हारा डिसीजन सही है कि नहीं है, ठीक है। रिजल्ट के बाद तुम्हें लग रहा है कि तुम पास हुए, सारे डिसीजन सही थे, सही तो सारे तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। लेकिन अगर तुम डिसीजन अभी ले रहे हो और करंटली वो सही है कि नहीं है, ये कैसे पता लगेगा? उसके लिए तुम्हें मेंटर और दोस्तों से पूछना ही पड़ेगा, ठीक है। एक बार ना मैं यूट्यूब पे जा रहा था, ठीक है, मैंने यूट्यूब पे देखा बहुत सारे मतलब वीडियो बन रखे हैं, वाई आई क्विट सीए, आई एम क्विटिंग सीए, और इनमें एक कॉमन पैटर्न देखा मैंने कि जितने भी लोग हैं ना वो ये बोल रहे हैं कि यार हमने ना फाउंडेशन के बाद ना इंटर में उसी कोचिंग से क्लास ले ली जहाँ से फाउंडेशन मिली थी, हमने कोई लोकल कोचिंग वाला देखा, अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से हमने वहाँ पे एनरोल किया और हम फेल हो गए क्योंकि उसने सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया, सिलेबस अच्छे से कराया नहीं। ये बहुत आपको कॉमन दिखेगा, जितनी वीडियो आप देखोगे वाई आई क्विट सीए में, कॉमन रीज़न वही है कि भाई हमारा मेंटर अच्छा नहीं था, हमें टीचर अच्छे नहीं मिले, ठीक है। और अगर तुम देखोगे ना, तुम अगर ये बोल रहे हो, वो वीडियो में ये बोल रहे हैं कि हमें कोई बताने वाला था नहीं कि इंटर में कौन सा टीचर अच्छा है, तो तुम्हें पता होना चाहिए यार कि मतलब तुम भगवान नहीं हो, तुम्हें सब कुछ नहीं पता, तुम्हें लोगों से बात करनी पड़ेगी। अगर मैं इंटर में हूँ, मुझे नहीं पता फाइनल का अच्छा कौन टीचर है, तो मुझे अपने फाइनल के किसी दोस्त से पूछना पड़ेगा। तो आपको भी इसी तरह मेंटर या फिर एक सोशल सर्कल की बहुत कोर में नीड है, बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की, ठीक है। और ये बनते कैसे हैं? ये बनते हैं ऐसे कि आप आईटी बैच में जाओ, आप वहाँ से दोस्त बनाओ, आप लाइब्रेरी जाओ, आप वहाँ से दोस्त बनाओ, और दोस्त बिल्कुल कोर होते हैं, ठीक है। जब मैंने क्लासेस ली थी, ठीक है, मेरे दोस्तों ने रिकमेंड किया कि भाई जेके शाह से ले ले, मैंने उनकी बात ही नहीं मानी। मैंने सोचा यार क्लास तो 10% होते हैं, और एक तो ये जो चुतियाप चलता है ना, मतलब कि तुम्हारे एफर्ट ही तो है, क्लास तो बस नॉर्मल होती है, तो तुम्हें अपने एफर्ट डालने पड़ते हैं, 90% एफर्ट है, 10% क्लास है। लेकिन ये बहुत फुद्दू बात है यार। तुम एक अच्छे टीचर से पढ़ के देखो यार, मतलब क्लास तुम्हारा 50% है, सिलेबस का 50% है, ये वही बता सकता है जिसने किसी गलत टीचर से पढ़ा है, ठीक है। तो जब तुम क्लास ले रहे हो वो 50% है, और मैं ये सोच रहा था 10% है, तो मैंने किसी सस्ते टीचर से ले लिया क्लास और मैं फेल हो गया। मेरे जितने भी दोस्त जिन्होंने खर्चा किया और जिन्होंने अच्छे से सिलेबस किया वो पहले अटेम्प्ट में पास हो गए, और मेरे को 3 साल लग रहे हैं क्योंकि मैंने कंजूसी करी,
ठीक है। मैंने वो क्लासेस ली जो काम की नहीं थी, ठीक है। तो क्लासेस 50% थी और ये मेरे को, मैं एक सही डायरेक्शन में जा सकता था, मेरे 3 साल बच सकते थे अगर मैं अपनी दोस्तों की बात सुनता, अगर मैं उनकी बात सुनता और जेके शाह की क्लास लेता, तो शायद उनके साथ मेरी ये कंपनी होती, क्योंकि वो सब जेके साथ से पढ़ रहे थे, मैं अकेला था जो यहाँ पढ़ रहा हूँ, उसके कारण मैं फेल हुआ। तो बिल्कुल कोर में ये चीज़ यार, तुम्हें फंडामेंटली सोचना पड़ेगा कि कौन कौन तुम्हें दोस्त ढूंढने पड़ेंगे, तुम्हें बनाने पड़ेंगे, तुम्हें उनसे बात करना पड़ेगा हर डिसीजन में। मैं कैसे बताऊं यार, मतलब ना, एक रिवीजन करनी है, 2 रिवीजन करनी है, एक ग्रुप देना है, 2 ग्रुप देना है, और कब से पढ़ूं कब से ना पढ़ूं, तुम्हें इसमें बंदे इन्वॉल्व करने पड़ेंगे 10 से लेके 20 तक। 10-20 जितने बंदे आ रहे हैं इन्वॉल्व करो, उनसे पूछो कि क्या सही है क्या गलत है। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि सब तुमने अपने दोस्त ही कनेक्ट कर लिए, सब वही सब फेल हो रहे हैं, सब उनको कनेक्ट कर लिया। तुम्हें अलग अलग डाटा लेना पड़ेगा, तुम्हें मेंटर लेना पड़ेगा, तुम्हें टीचर से पूछना पड़ेगा, तुम्हें अपने दोस्तों से पूछना पड़ेगा, सबको पेपर पे लिखो और फिर अपना कंक्लूजन ड्रॉ करो जो कि तुम्हारा अपना है, जो कि तुम्हें सूट होता है। तुम्हें उनका डिसीजन कॉपी नहीं करना है, तुम्हें उनसे पूछना है और फिर अपना डिसीजन लेना है। पर जिसके पास देने को कुछ हो ही नहीं, वह क्या दान करेगा? सूत्रधार, दान का संबंध धन से तो नहीं है। दूसरों को समय देना, श्रम देना, ज्ञान देना, ये भी तो दान है। मीठे शब्दों से दूसरों का सहयोग भी दान है। इस हाइपोथेसिस को शुरू करने से पहले या फिर इसके बारे में कुछ भी बताने से पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। एग्जांपल लेता हूँ हमारा, ठीक है। हम फेल हुए, मतलब मैं फेल हुआ, आप फेल हुए, ठीक है। आपको जब पता है कि आप फेल हुए, तो आपके फेलियर का रीज़न क्या था? अपने आप से पूछो। आपके फेलियर का कोई ना कोई रीज़न होगा, फोकस हो गया, डिसिप्लिन हो गया, कंसिस्टेंसी हो गया। जब हमें पता होता है कि हम फेल हुए क्यों, हमें पता होता है कि हमारे फेलियर का रीज़न क्या था, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि हम अपने फेलियर के रीज़न को ओवरकम करें। एग्जाम्पल अगर मैं दूं, जैसे कोई एक बच्चा है जो कि फेल हुआ फोकस ना होने के कारण, ठीक है। तो वो क्या करेगा? वो चाहेगा उसको फोकस मिले। जब हम ये चीज़ बोलते हैं ना कि हमें फोकस मिले, हमें कोई चीज़ चाहिए, ठीक है। अब वो डिसिप्लिन हो गया, कंसिस्टेंसी हो गया। अगर मैं इसको बिल्कुल एक वर्ड से डिनोट करूँ ना, या फिर किसी एक वर्ड से इसको क्लासीफाई करूँ, तो वो वर्ड होगा चेंज, वो वर्ड होगा बदलाव। यानी कि बदलाव एक कॉमन वर्ड है, हमें चाहिए बदलाव। उस बदलाव के अंदर बहुत सारे बिंदु आते हैं, बहुत सारे डॉट आते हैं, जैसे फोकस हो गया, कंसिस्टेंसी हो गया, डिसिप्लिन हो गया। हमें चाहिए बदलाव ताकि हम क्या हो, हम हो पास, ठीक है। हमें जो चीज़ चाहिए वो है चेंज। इस वीडियो को देखने का एक रीज़न क्या है? चेंज। इस वीडियो को स्किप करने का रीज़न क्या है? चेंज। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये कंटेंट पसंद नहीं आ रहा, आप कोई और कंटेंट देखोगे तो वो भी क्या है? चेंज, ठीक है। तो चेंज हमारी नीड है, ठीक है। जब हमें चेंज चाहिए होता है, ठीक है। चेंज कैसे चाहिए होता है? एक बच्चा है जो कि फेल हुआ, उसको चाहिए फोकस, ठीक है। तो इस रूप में एक सीए स्टूडेंट को चेंज चाहिए, तो वो क्या करेगा? अब उसके पास यहाँ से 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है उसके पास कि वो जाए यूट्यूब पे और सर्च करे हाउ टू बिल्ड फोकस। वो क्या करे? वो अमेजोन पे सर्च करे, वो गूगल पे सर्च करे हाउ टू बिल्ड फोकस। उसको मिलेगा कोई यूट्यूबर जो कि अपना कोर्स बेच रहा है, उसको मिलेगा कोई पॉडकास्टर जिसको पॉडकास्ट सेल करना है अपना, उसको मिलेगा कोई बुक ऑथर जो कि अपनी बुक बेच रहा है सेल्फ हेल्प वाली, उसको मिलेंगे ये सारे बिचौलिए, ठीक है, जो उसको बताएंगे कि देख बेटा, अगर तू चाहता है कि 24 घंटे में से 8 घंटे तू फोकस कर पाए अपनी पढ़ाई में, तो ये ले मेरा कोर्स खरीद, या फिर ये ले मेरी वीडियो देख, ये ले मेरा पॉडकास्ट देख। वो एग्जैक्टली करते क्या है, ठीक है। उनका जो बेसिक यूज़ होता है वो ये होता है कि अगर तुम्हें चाहिए फोकस, तो अपने फ़ोन को रख दो दूसरे कमरे में, तुम अपने फ़ोन में टाइमर लगा लो 25 मिनट का, जिसमें तुम फोकस करोगे। तो ये चूरन होता है, ठीक है। वो बेचते हैं और बच्चे खरीदते हैं, ठीक है। हमें चाहिए फोकस, जो बिल्कुल प्राइमरी लेवल पे लेके आऊँ, जहाँ से मैंने शुरू किया था, अगर मैं वहाँ पे लेके आऊँ, हमें चाहिए फोकस। फोकस के क्या रास्ते थे? 2 रास्ते थे। पहला रास्ता है कि हम यूट्यूब पे जाकर सर्च कर रहे हैं, और कोई भी चीज़ हम सर्च कर रहे हैं, हम बाहर से, मतलब जब भी हम अपने शरीर के बाहर आंसर देखते हैं, ठीक है, वो है पहला रास्ता, ठीक है। उसको हम बोलते हैं बिहेवियर चेंज। बिहेवियर चेंज का मतलब क्या है? कि हम अपने शरीर के बाहर आंसर देख रहे हैं। बिहेवियर चेंज का मतलब क्या है? कि अगर आपको बदलना है अपने आप को, तो 5-10% का चेंज करो और अपना बदलाव ले लो। पास हो जाओगे तो ठीक है, तुम बोलोगे काम कर गया, फेल हो गया तुम बोलोगे काम नहीं करेगा, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ सिंपल, जिस तरह से एक बच्चा है जो कि फेल हुआ फोकस ना होने के कारण, उसने जाके यूट्यूब पे सर्च करा, उसको मिला कोई पॉडकास्ट, कोई यूट्यूब वीडियो, कोई कुछ ना कुछ उसको ट्रिक बता रहा है, कोई टेम्पलेट बता रहा है, कोई उसको कोई टेक्निक बता रहा है, कोई हैक बता रहा है। क्या ये चीज़ काम करती है? सिंपल सा एक क्वेश्चन है, क्या यूट्यूब पे अगर कोई वीडियो पड़ी है हाउ टू बिल्ड फोकस, क्या वो चीज़ काम करती है? अगर आप इसके रिव्यूज़ देखोगे या फिर आप उसके कमेंट सेक्शन पढ़ोगे, तो आपको लगेगा कि हाँ यार काम तो करती है। अब फिर मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या ये सबके लिए काम करती है? जो फोकस वाली वीडियो है, जो डिसिप्लिन वाली वीडियो है, जो यूट्यूब पे कंटेंट पड़ा है, जो इंटरनेट पे कंटेंट पड़ा है, क्या वो सबके लिए काम करता है? इसका आंसर है नहीं। अगर सबके लिए काम कर रहा होता तो किसी के 1-2 अटेम्प्ट ज़्यादा नहीं लगते, ठीक है, क्योंकि वीडियो तो सारी पड़ी है, डिसिप्लिन के ऊपर, कंसिस्टेंसी के ऊपर, मोटिवेशन कितने बड़े हैं, या फिर कोई भी सेल्फ हेल्प वाली कितनी वीडियो पड़ी है, कितनी सारी बुकें हैं। तो ये सबके ऊपर काम क्यों नहीं कर रहा? ये सबके ऊपर काम, जब आप पूछोगे क्यों नहीं कर रहा,
तब आपको पता लगेगा इसका फंडामेंटल रीज़न क्या है। इसका फंडामेंटल रीज़न यही है कि ये है बिहेवियर चेंज। ये बोलता है कि बेटा अगर तेरे को 24 घंटे में से 8 घंटे फोकस करना है तो तू 8 घंटे के लिए मेरे से ये चूरन ले ले, मेरे से तू ऐसा कर ये टेम्पलेट ले ले, मेरे से तू ऐसा कर ये ऐप खरीद ले, मेरे से तू ऐसा करके ये सॉफ्टवेयर खरीद ले। तो वो अपना कुछ ना कुछ कंटेंट बेचते हैं और बोलते हैं कि तुम 24 घंटे में से 8 घंटे के लिए तुम ये उपाय ले लो। ठीक है, ये काम नहीं करता जो कि मैंने बता दिया। अगर ये काम कर रहा होता, ठीक है, तो किसी का भी एक से ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं लगता, किसी का भी मतलब 2-3 ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं लगते, और हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो $300 ट्रिलियन की होती, क्योंकि सबके सब फोकस हो रखे होते, सबके सब अपना काम कर रहे होते। लेकिन एक्चुअल सेंस में ये काम करता ही नहीं है। अगर ये चीज़ काम नहीं करती, ठीक है, तो उस बच्चे का क्या जो कि फेल हुआ, जो फोकस चाहता है, ठीक है, उस बच्चे का क्या जो कि फेल हुआ और उसने यूट्यूब पे सर्च किया था हाउ टू बिल्ड फोकस, अगर ये चीज़ काम ही नहीं करती है तो क्या हमारे हर एक एक्शन वेस्ट है? क्या जब हम यूट्यूब पे सर्च करते हैं हाउ टू बिल्ड फोकस, या फिर जब हम कोई पॉडकास्ट देखते हैं, क्या वो वेस्ट है? क्या जितनी बुकें हैं क्या वो वेस्ट हैं? अगर वो चीज़ काम नहीं करती है तो क्या वो वेस्ट है? हाँ, वो वेस्ट है। अगर वो चीज़ वेस्ट है तो यूज़फुल क्या है? जब हम देखते हैं कि एक बच्चा है जो कि फेल हुआ, जो मेरा प्राइमरी एग्जांपल था, एक बच्चा है जो कि फेल हुआ और उसका फेलियर का रीज़न था फोकस। अगर उसके लिए वो चीज़ काम नहीं कर रही, बिहेवियर चेंज, तो उसके लिए क्या काम करेगा? जब हम इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं तो हमें पता लगता है एक दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में जो कि बिल्कुल इसका पोलर अपोजिट है, जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी चेंज। आइडेंटिटी चेंज ही दूसरा नाम है इस हाइपोथेसिस का, ठीक है। इस हाइपोथेसिस का जो पहला नाम क्या था, जो इसका मेन नाम है, वो ये है कि हाउ यू डू एनीथिंग इज़ हाउ यू डू एवरीथिंग। इसका मतलब है कि आप अपनी लाइफ में कोई भी एक्टिविटी पकड़ो, कोई भी चीज़ पकड़ो, कोई भी जो तुम काम कर रहे हो उसको ध्यान से देखो एक बार। जिस तरह से तुम उस एक्टिविटी को कर रहे हो, तुम उसी तरह से अपनी ज़िंदगी की बाकी सारी एक्टिविटीज़ भी कर रहे हो, ठीक है। तो ये इसका बेसिक नाम है, ठीक है, हाउ यू डू एनीथिंग इज़ हाउ यू डू एवरीथिंग। लेकिन इसका जो दूसरा नाम है वो है आइडेंटिटी चेंज। बिहेवियर चेंज का बिल्कुल अपोजिट कॉन्सेप्ट है आइडेंटिटी चेंज। ये आइडेंटिटी चेंज बात क्या करता है? ये बात करता है उस बच्चे से जो कि फेल हुआ है फोकस ना होने के कारण। ये उसको बोलता है, देख, अगर तेरे को 24 घंटे में से 8 घंटे फोकस चाहिए तो तू उस 8 घंटे को भूल जा। 24 घंटे में से 8 घंटे फोकस चाहिए तो तू उस 8 घंटे को भूल जा। जो बचे हुए 16 घंटे हैं तो उस पर फोकस कर। जो बचे हुए 16 घंटे हैं तो उस पर फोकस कर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो बचे हुए 16 घंटे हैं उसमें तो हम क्या करते हैं? हम करते हैं खाना खाते हैं, हम चलते हैं, हम सांस लेते हैं, हम नहाते हैं। ये आइडेंटिटी चेंज ये बोलता है कि अगर तेरे को चाहिए फोकस तो तू खाना खाते वक्त सिर्फ खाना खा, कोई यूट्यूब वीडियो मत देख, कोई तू गाना मत सुन, तू किसी तरह के थॉट को एंटरटेन मत कर, तू बस खाना खा। ये आइडेंटिटी चेंज ये बोलता है कि जब तू नहा रहा है तो सिर्फ नहा, कोई थॉट नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, सिर्फ नहा, सिर्फ पानी को फील कर अपने पास। ये होता है आइडेंटिटी चेंज। तेरे को अगर चाहिए फोकस तो तू अपने जो सांस ले रहा है उस पर फोकस कर। तू अपनी हर लाइफ की हर एक एक्टिविटी में फोकस डाल और तुझे सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिना स्ट्रगल के तेरे पास ऑटोमेटिकली अपनी स्टडी में ही फोकस आ जाएगा, क्योंकि स्टडी भी क्या है? एक एक्टिविटी, ठीक है। तो जो हाइपोथेसिस का जो बेसिक लिटरल मीनिंग है वो ये है हाउ यू डू एनीथिंग, यानी कि जिस तरह से तुम किसी भी काम को कर रहे हो, अगर तुम हर एक काम को ही फोकस के साथ कर रहे हो, इज़ हाउ यू डू एवरीथिंग, तो तुम अपनी ज़िंदगी की बाकी सारी एक्ट भी धीरे धीरे उसी तरह से करोगे, ठीक है। इसको बोलते हैं आइडेंटिटी चेंज, ठीक है। इसका अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ वो होगा डिसिप्लिन, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि हमारी पढ़ाई में डिसिप्लिन हो तो उसका 2 रास्ते हैं, ठीक है। जिस तरह हमारे फोकस के 2 रास्ते हैं, डिसिप्लिन के भी 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि आप यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो हाउ टू बिल्ड डिसिप्लिन, वहाँ पे कोई मोटिवेशन वाला मिलेगा, डेविड गॉगिंस, या फिर उसका कोई पॉडकास्ट मिलेगा, आप उसको देखोगे। इसको बोलते हैं बिहेवियर चेंज, ये काम नहीं करता, ठीक है। इसका दूसरा रास्ता है आइडेंटिटी चेंज, यानी कि अगर आप चाहते हो डिसिप्लिन, अगर आप चाहते हो कि 24 घंटे में से मेरे को 8 घंटे डिसिप्लिन रहे, तो आइडेंटिटी चेंज तुम्हें ये बोलता है कि उस 8 घंटे को भूल जाओ। जो बचे हुए 16 घंटे हैं तुम उस पर डिसिप्लिन लाओ। तुम जब सुबह उठ रहे हो तुम्हारा सुबह उठने का टाइम होना चाहिए, जब तुम रात में सो रहे हो तुम्हारे रात में सोने का टाइम होना चाहिए, तुम्हारे खाने खाने का टाइम होना चाहिए, जब तुम ब्रेक ले रहे हो उसका एक टाइम होना चाहिए, जब तुम्हारी लाइफ की हर एक एक्सपेक्ट में, चाहे तुम गाड़ी पार्क कर रहे हो उसके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। जब तुम्हारी लाइफ के हर एक एक्सपेक्ट में डिसिप्लिन होगा तो तुम्हें स्टडी के बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा। ऑटोमेटिकली विदाउट स्ट्रगल तुम्हारी जो स्टडी है उसके अंदर भी डिसिप्लिन आ जाएगा। ये होता है आइडेंटिटी चेंज। अगर मैं इस हाइपोथेसिस का कंक्लूजन दूं तो वो ये होगा, इस हाइपोथेसिस का जो नाम है हाउ यू डू एनीथिंग इज़ हाउ यू डू एवरीथिंग, इसका मतलब ये है कि जो बच्चा चाहता है उसको फोकस मिले, जो बच्चा चाहता है उसको डिसिप्लिन मिले, फेलियर के बाद उसको जो भी चीज़ चाहिए, चाहे वो कंसिस्टेंसी हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, अगर उसको कोई भी चीज़ चाहिए अपनी लाइफ के एक फील्ड में जो है स्टडी, जो है उसकी पढ़ाई, अगर उसको वो चीज़ चाहिए तो उसको इस हाइपोथेसिस के हिसाब से अपनी लाइफ की बाकी सारी एक्टिविटीज़ में भी उस चीज़ को करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है जिसको चाहिए फोकस,
तो उसको अपनी लाइफ की हर एक एक्टिविटी फोकस करना पड़ेगा। उसको चाहिए डिसिप्लिन, तो उसको अपनी हर एक लाइफ की हर एक एक्टिविटी में ट्राई करना पड़ेगा डिसिप्लिन होने का। ऑटोमेटिकली बिना स्ट्रगल के उसको डिसिप्लिन अपनी पढ़ाई में भी मिल जाएगा, उसको फोकस अपनी पढ़ाई में भी मिल जाएगा। ठीक है, ये है इस हाइपोथेसिस का कंक्लूजन, और ये बिना स्ट्रगल के होती है। ठीक है, मैं बार बार स्ट्रगल वर्ड को इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि इसका जो बिल्कुल पोलर अपोजिट है वो है बिहेवियर चेंज, जो हम यूट्यूब पे देखते हैं, जो हम बुक में पढ़ते हैं कि कैसे फोकस बिल्ड करें, ये हैक, वो टेक्निक, ये टेक्निक, ये हमेशा होती है स्ट्रगल के साथ। आप एक दिन फोकस करोगे, दूसरे दिन नहीं करोगे। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये चीज़ काम नहीं करती, बिहेवियर चेंज काम नहीं करता। जो चीज़ काम करती है वो आइडेंटिटी चेंज, और वो काम करती है सबके लिए, जिसमें आपको स्ट्रगल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। क्योंकि आपको आइडेंटिटी चेंज ये बोलता है कि अगर आपके पास 24 घंटे हैं, उसमें से आपको 8 घंटे चाहिए फोकस, आपको 8 घंटे चाहिए डिसिप्लिन अपनी पढ़ाई में, तो आपको 8 घंटे को भूल जाना है। आपको बचे हुए 16 घंटे में डिसिप्लिन, फोकस या फिर आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो आपको बचे हुए 16 घंटे में डालना है। और आप देखोगे ऑटोमेटिकली डे बाय डे आपके जो 8 घंटे हैं उसमें फोकस भी आएगा, उसमें डिसिप्लिन भी आएगा, उसमें बाकी सारी चीज़ें भी आएंगी। ज्ञान योग से स्वयं की जांच पड़ताल, स्वयं से सवाल कि जो हमने अर्जित किया है क्या उसमें सुख है? यदि हां, तो वे अर्जित वस्तुएं हमें हमेशा सुख क्यों नहीं देती? वह क्या है जिसका सुख अनंत है? स्वयं की यह पड़ताल वस्तुओं के प्रति आसक्ति खत्म करती है। हाइपोथेसिस, लैक ऑफ पैशन एंड इंटरेस्ट। बहुत सारे बच्चे से ये शुरू करते हैं, ठीक है, और वो सोचते हैं कि वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो पास हो रहे हैं, वो फेल हो रहे हैं। और जिनका मल्टीपल फेलियर होता है ना, उनके दिमाग में एक थॉट आता है कि यार हमारा पैशन नहीं है, फिर हमारा इंटरेस्ट नहीं है, छोड़ देना चाहिए। ठीक है, और अगर ये इनके अलावा किसी और को आ रहा है, ठीक है, मतलब जो पास होता जा रहा है, ठीक है, उसको नहीं आएगा थॉट, या फिर जिसने शुरू ही किया उसको नहीं आएगा थॉट। ये थॉट मेनली उनको आ रहा है जिसके मल्टीपल अटैम्प्ट लग रखे हैं, और फिर वो एक चूरन बोलते हैं कि भाई हमें ना पैशन नहीं है, फिर हमारा इंटरेस्ट नहीं है, जो कि झूठ है एक तरह से। ठीक है, क्योंकि मैंने भी इस तरह से ही एक अटैम्प्ट मैं सोचा था, और मैं सोच रहा था कि सीए छोड़ दूंगा। ठीक है, मेरे सर ने मेरे को बोला कि देना चाहिए, और मैंने दिया और मैं पास हो गया। लेकिन मेरा भी कोर रीज़न यही था कि मेरा वो इंटरेस्ट नहीं बन रहा है, पैशन नहीं बन रहा है, क्योंकि मैं मल्टीपल बार फेल हो गया था। ठीक है, और इसका अगर मैं कोर रीज़न जानने लग गया ना, मतलब कि इसका कोर रीज़न क्या होगा, लोग क्यों बोल रहे कि भाई मेरे को पैशन नहीं है, मेरे बहुत दोस्तों ने छोड़ा है सोच के। ठीक है, और जब मैंने जाना इसका कोर रीज़न क्या है, तो कोर रीज़न इसका बहुत सिंपल सा है कि उन्होंने, मतलब जो मैं बोल रहा था ना कि 1 किलोमीटर की मैराथन है, ठीक है, और आपको 900 मीटर पे आना पड़ेगा। ठीक है, जब तक आप 900 मीटर पे नहीं आओगे, आपके प्रॉब्लम आते रहेंगे, आपके पास डिसिप्लिन नहीं होगा, आपके पास फोकस नहीं होगा, आपके पास कुछ भी नहीं होगा। और जैसे ही आप 900 मीटर पे आए, तुम्हारे पास सब कुछ हो जाएगा, तुम्हें किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है, और ये तुम्हारे पास ये चूरन भी नहीं होगी, तुम्हारे पास पैशन नहीं है। ठीक है, तो 900 मीटर था क्या? 900 मीटर था कि तुम्हारे सिलेबस कर लिया, तुमने 3-4 रिवीजन कर रखी है, और तुमने 2-3 टेस्ट दे रखे हैं। ठीक है, तो मतलब अगर तुम बोल रहे हो ना तुम्हारे पास पैशन नहीं है, फिर तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, तो तुम्हें एक बार 900 मीटर पे आके एग्ज़ाम देना चाहिए, जो कि किसी ने नहीं दिया। मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, फिर मैं खुद नहीं हूँ जिसने कभी भी 900 मीटर पे आके एग्ज़ाम दिया हो। ठीक है, मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरा सिलेबस खत्म हो गया तो मैंने 5 रिवीजन कर रखी है और मैंने 2-3 टेस्ट दे रखे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं हमेशा फेल हुआ हूँ 1-2 रिवीजन करके, 2-3 रिवीजन करके। कभी भी मैंने 4-5 रिवीजन नहीं करी, और कभी भी मैं 2-3 टेस्ट लिख के गया ही नहीं। ठीक है, तो मतलब कोर रीज़न क्या है इसका? कोर रीज़न सिंपल सा ही है कि जो बोल रहे हैं उनका पैशन नहीं है, उनका इंटरेस्ट नहीं है, वो किसी 1 किलोमीटर की मैराथन में 300-400 मीटर पे है। उनका सिलेबस हुआ है तो रिवीजन नहीं हुआ, रिवीजन हुआ है तो रिवीजन अच्छी नहीं हुई है, रिवीजन करी है तो 1-2 कर रखी है, रिवीजन कर लिया तो फिर टेस्ट नहीं दिया। तो सिंपल सी बात है, तुम 300-400 मीटर पे हो और तुम्हारी जो फिनिश लाइन है वो बहुत दूर है, आंखों से बहुत दूर है। तभी हम ये सोचते हैं कि हमारा इंटरेस्ट नहीं है, पैशन नहीं है। ठीक है, तो एक ये रीज़न था। ठीक है, जो भी ये छोड़ने की सोच रहा है, ठीक है, अब मैं इस पर ज्ञान फैलता हूँ कि तुम्हें कब छोड़ना चाहिए सीए। ठीक है, अगर सीए छोड़ना है ना, तो छोड़ने से पहले अगर तुम्हारा 100 अटैम्प्ट लग चुके हैं, 20 अटैम्प्ट लग चुके हैं, 3000 अटैम्प्ट लग चुके हैं, मुझे इससे मतलब नहीं है। मुझे इससे मतलब है कि अगर तुम इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है, तुम्हें 2 अटैम्प्ट और देने चाहिए। और 2 अटैम्प्ट कैसे होने चाहिए? जब चाहे तुम्हारा पहला अटैम्प्ट क्यों ना हो, तुम्हें 2 अटैम्प्ट और देने चाहिए। और वो 2 अटैम्प्ट तुमने ऐसे देने हैं, मतलब 900 मीटर पे आगे। 900 मीटर का मतलब क्या है? सिलेबस कर लिया, 5 रिवीजन कर लिया, 2 टेस्ट दे दिए, उसके बाद तुम दो। और उसके बाद भी अगर तुम 2 अटैम्प्ट में नहीं निकल पाए तब छोड़ दो। ठीक है, और वो 2 अटैम्प्ट में देना क्या है? मतलब कि मैं बोल रहा हूँ कि रिवीजन कर लो, टेस्ट दे दो, लेकिन टेस्ट कैसे दें, रिवीजन कितनी करनी, कैसे करनी है, तो वो सब मैं एंड में बताऊंगा। ठीक है, वो कंक्लूजन वाला पार्ट होगा मेरा। लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ वो ये है कि तुम्हें 900 मीटर पे आके देना पड़ेगा। और 900 मीटर से पहले जो भी चिल्ला रहे हैं, क्योंकि मेरी भी खुद की दिक्कत थी। ठीक है, मैं डिस्ट्रैक्टेड था, मैं फ़ोन चला रहा था, मैंने ऐप ब्लॉकर डाउनलोड किया, मैं फील कर रहा हूँ कि मैं नहीं करना चाहता सीए। और ये सब मैं अगर मतलब मैं बर्ड आई व्यू से देखूँ, अगर मैं ऊपर से देखूँ कि क्या हो रहा था, तो ये सिंपल सी बात ये थी कि मेरे को फिनिश लाइन दिख ही नहीं रही थी। मैं अंदर से जानता हूँ, और तुम भी अंदर से जानते हो कि तुम फेल हो रहे हो। अगर तुम ये सब सोच रहे हो तो तुम्हें अंदर से पता है कि तुम पास नहीं हो रहे हो। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ जो बोल रहे हैं कि भाई पैशन है हमारा, सी हमारा पैशन नहीं है। तो मैं एक बार पैशन के नेचर की बात करता हूँ। ठीक है, मतलब पैशन, ठीक है, पैशन होता क्या है? ठीक है, पैशन अगर मैं बोलूँ ना, हमारी एग्जिस्टेंस ही पैशन है।
मतलब हमारा देखना सुनना ही पैशन है, मैं इसको प्रूव करता हूँ, ठीक है। मतलब ये तुम्हें पता लगेगा ना जब तुम अपने दिमाग को ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। इस दिमाग मतलब इतना इतना सेक्सी चीज़ है ना इसमें, मतलब क्या बोलूँ मैं कि ये कहीं भी लग जाता है। मतलब अगर तुम देखोगे, तुम इसका प्रूफ चाहिए तो तुम खुद को देखो कि तुम इस वीडियो को क्यों देख रहे हो। अब तक ये लग गया, इसको पता नहीं चल रहा कितना टाइम है कितना गया, इसको पता नहीं है कि तुम इसे कब देख रहे हो, इसे पता नहीं कि एग्जाम आने वाले हैं, इसको कुछ नहीं पता, इसको बस ये पता है कि इसको लग जाना है, ठीक है। तुम अपने आप को कभी देखोगे ना, अब कभी ऑब्जर्व करो, कुछ भी तुम स्पोर्ट्स सर्च कर लो, रग्बी या फिर कोई भी जिसके बारे में तुम कुछ नहीं जानते हो, तुम उसको लगाओ और तुम्हें पता लगेगा कि तुम देख लोगे 2 3 5 मिनट 10 मिनट तुम अपने आप देख लोगे। तो इस दिमाग का जो नेचर है ना, मैं कैसे बताऊँ, ये लग जाता है, ये कहीं भी लग जाता है। मतलब तुम चेस तुम्हें नहीं आता लेकिन तुम देखने लगोगे तो देखने लगोगे, ठीक है। अगर तुम्हारे पास फ़ोन ना हो, ठीक है, तुम अगर सब कुछ हटा के कुछ भी चीज़ करने लगोगे ना तो ये लग जाएगा। इसका जो फंक्शन है ना, मतलब ये बड़ा अजीब है मेरे को बोलना, लेकिन मैं सब कैसे समझाऊँ, ये लग जाता है, किसी भी चीज़ में लग जाता है। तुम कोई चीज़ बोलो जिसमें नहीं लगता, ये हर एक चीज़ में लग जाता है। इसका काम है लगना, इसका जो फंक्शन बेसिक फंक्शन है लगना, ठीक है। अब इसमें तुम इसको 10 चीज़ बोल दो कि यार हमें टास्क 1 टास्क 2 हमें ये करना है, हमें टाइम टेबल फॉलो करना है, वो बात की बात है। लेकिन तुम इसका बेसिक नेचर समझोगे ना तो ये लग जाता है, ये कहीं भी लग रहा है भाई, ठीक है। तुम इसको कोई भी वीडियो दिखा दो, तुम इसे तमिल में कोई वीडियो दिखा दो, तेलुगु में कोई वीडियो दिखा दो, कोई भी लैंग्वेज पकड़ा दो, ये बस लग जाता है, ठीक है। इसको कोई लॉजिक नहीं पता, कुछ नहीं पता, बस ये इसका काम है लगना। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम जब बोलते हो ना यार पैशन या फिर मैं ये नहीं करना चाहता, इंटरेस्ट नहीं है, तो अगर तुम ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, मैंने जब ऑब्जर्व किया तो मेरे को पता लगा कि जब मैं सोच रहा हूँ ना कि मेरे को पैशन नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, ये हमेशा थॉट जो आ रहा है ब्रेक में आ रहा है, ठीक है। हमारा जो दिमाग है ना, मेरे को पता नहीं कि कितना हमारा फोकस का स्पैन है, लेकिन 7 या 8 मिनट है, 7 या 8 मिनट या 5-10 मिनट होगा। हम उतने टाइम तक एक दिमाग फोकस कर पाता है एक थॉट में, जिसे बोलते हैं ना लीन हो जाना, ठीक है। वो लीन हो जाता है, वो लग जाता है उस थॉट में, लेकिन सिर्फ उस टाइम फ्रेम में, ठीक है। जैसे ही वो टाइम फ्रेम खत्म होता है, थोड़े टाइम के लिए दिमाग डिस्ट्रैक्ट होगा, तुम कोई थॉट सोचने लगोगे, कुछ भी करोगे, उस टाइम में आएगा तुम्हारा ये थॉट कि भाई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा पैशन नहीं है। तो जो मैं अगर कोर में समझाऊँ ना, तुम्हें जो लगता है कि यार हमारा इंटरेस्ट नहीं है, फिर हमारा पैशन नहीं है, फिर हमारे 10 अटेम्प्ट लग चुके हैं, मन नहीं कर रहा, ये हमेशा ब्रेक में आता है, ठीक है। मतलब ये तुम्हारे काम के बीच में आएगा ही नहीं। कैसे नहीं आएगा? क्योंकि दिमाग का काम है लग जाना। तुम जब तक कोई थॉट लेके नहीं आओगे ना इसके साथ, ये नहीं करेगा कुछ। ये मैं इसको कैसे समझाऊँ, सेल्फ हेल्प में एक टर्म है जिसको बोलते हैं 2 मिनट रूल। इसका मतलब ये होता है तुम्हें अगर कोई चीज़ काम करने का मन नहीं कर रहा तो बस उसको 2 मिनट करो और तुम देखोगे कि तुम अपने आप उसको लंबे समय तक कर रहे हो। ये बिल्कुल ऑपरेट किस लेवल पे कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब इसको समझा दिया, इसको बहुत ही वो ग्लोरीफाई कर दिया कि ये है। लेकिन इसका होने का रीज़न क्या है, ठीक है। जब तुम दिमाग का नेचर समझोगे ना, तब तुम्हें पता लगेगा कि ये क्यों है। दिमाग का नेचर है लग जाना। इसको नहीं पता कि पैशन क्या है, इसको नहीं पता कुछ भी क्या है, तो इसको कुछ भी नहीं पता यार। ये थॉट कब आ रहा है? ये थॉट आ रहा है ब्रेक में, ठीक है। जैसे तुम लंच करने जा रहे हो, तुम्हें थॉट आएगा। तुम अगर टी ब्रेक ले रहे हो, तुम्हें थॉट आएगा। और ये ब्रेक तो मैं कन्वेंशनल ब्रेक बोल रहा हूँ, ठीक है। दिमाग के लिए ब्रेक वो नहीं है। दिमाग के लिए तो तुम पढ़ रहे हो तभी तुम्हें थॉट आते हैं। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, फोकस करने की जो क्षमता है दिमाग की, वो 5 से 10 मिनट या फिर 5 से 7 मिनट है। वो मैक्सिमम बता रहा हूँ, ठीक है। हमारे पास उतना भी नहीं है, ठीक है। हम उसमें भी कम है, ठीक है। 2 मिनट 3 मिनट जितना भी होगा, ठीक है। तो जब उतना टाइम खत्म होता है, एक थॉट आता है। और वो थॉट क्या होता है? वो थॉट होता है कि भाई मेरे से सी नहीं होगी, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं डाउट कर रहा हूँ, एग्जाम आने वाले हैं, मेरा सिलेबस नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। और फिर हम उसको एंटरटेन करते हैं, ठीक है। और अगर थॉट में तुम्हें मास्टरी करनी है ना, ये इस वीडियो का पार्ट नहीं है, मैं ऐसे ही बताता हूँ। अगर तुम्हें थॉट में सोचना है ना कि थॉट को अगर तुम्हें ऑब्जर्व करना है, ठीक है, तो तुम देखोगे ना थॉट हमेशा चेन में चलता है। मतलब 1 2 3 4, ठीक है। मतलब एक सीक्वेंस में जाता है, ठीक है। थॉट फॉर एग्जांपल तुम्हें थॉट आएगा कि यार एग्जाम में 4 महीने बचे हैं, ठीक है। तुम्हारा दूसरा थॉट क्या होगा कि यार टाइम बहुत कम है। तुम्हारा तीसरा थॉट क्या होगा कि यार टाइम कम है तो सोच रहा हूँ ना कि मैं एक सिलेबस मतलब एक चैप्टर छोड़ देता हूँ, ठीक है। ये तीसरा थॉट है। चौथा थॉट क्या है कि एक चैप्टर छोड़ रहा हूँ ना, ऐसा करता हूँ कि ना उसके क्वेश्चन जो कर रखे हैं ना उसको भी मैं छोड़ दूंगा। तो ये 4 थॉट लाइन में आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर तुम सीक्वेंस देखोगे शुरू कहाँ से हुए थे, इसका बैक ट्रेल करो। जब भी तुम थॉट में घुस गया होगा ना एकदम, ये मैं ओवर थिंकिंग का सोल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है। कि अगर तुम बिल्कुल घुस गए ना एक थॉट में, तो तुम उसका चेन ट्रेस करो कि उसका शुरू कहाँ से हुआ था। वो शुरू हुआ था कि तुम्हारे पास एग्जाम में 4 महीने हैं। तो तुम्हें पता लगेगा कि जब मतलब ओवर थिंकिंग को रोकने का सिर्फ एक तरीका है, जो तुम्हारा पहला थॉट है ना, प्राइमरी थॉट, उसको पकड़ो। तुम उसके आगे मत जाओ। तुम जैसे ही अंदर घुसोगे ना, ये लेके चल जाएगा। क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ, दिमाग का काम है लग जाना भाई, इसको नहीं पता कुछ, ठीक है। तो अगर तुम काम में लग गए तो वहाँ लग जाएगा। अगर तुमने बीच में ब्रेक लिया तो कोई थॉट आएगा, वो थॉट फिर तुम्हें अपने आप में लगाएगा। वो थॉट कहीं ना कहीं जाएगा, कोई एक पूरी चेन बनाएगा, ठीक है। और ओवर थिंकिंग का सोल्यूशन यही है कि तुम उसको पहले ही थॉट में पकड़ो, ठीक है। तुम्हें लग रहा है कि यार वो लड़की अच्छी लग रही है, ठीक है, उसका नंबर ले लेता हूँ, ठीक है। अरे वो उसकी दोस्त भी तो आई है, ठीक है, उसकी दोस्त का भी नंबर ले लेता हूँ, ठीक है। ये तुम्हारा चौथा थॉट जब तुम चले गए, ठीक है। लेकिन इसका प्राइमरी थॉट क्या था? प्राइमरी थॉट था कि वो लड़की अच्छी लग रही है। तुम्हें यहीं पकड़ के रोकना पड़ेगा। तुम्हें अगर ओवर थिंकिंग रोकनी है तो तुम्हें पहला ही थॉट रोकना पड़ेगा। ओवर थिंकिंग तब रुकेगी। और जो इस पूरी हाइपोथेसिस का जो कंक्लूजन है, ठीक है,
वो कंक्लूजन ये है कि अगर तुम्हें लग रहा है पैशन नहीं है, फिर इंटरेस्ट नहीं है, तो भाई वो एक बस वो ब्रेक में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि दिमाग का काम है लग जाना, इसको नहीं पता कि पैशन क्या होता है। तुम अगर पढ़ने लगोगे ना, तो मैं सच बात बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई हमें मन नहीं कर रहा पढ़ने का, तो जो मन होता है ना, जो ये चीज़ तुम बोल रहे हो मन नहीं कर रहा, ठीक है, ये भी तुम्हारा ब्रेक में आ रहा है बिल्कुल, ठीक है। अगर तुम लग जाओगे पढ़ने के लिए या फिर तुम उस टास्क में लग जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम अपने अंदर से बायसेस रिमूव कर दोगे। तुम अगर फॉर एग्जांपल तुम्हारा मन नहीं कर रहा, अब मैं बोल रहा हूँ कि तुम एक टाइम के लिए ऐसा सोचो कि तुम फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हो, ठीक है, तुमने एक भी अटैम्प्ट नहीं दिया, तुम तक फेल नहीं हुए, तो क्या तुम्हारा मन नहीं करेगा? तो ये मन क्यों नहीं कर रहा, मतलब ये तुम अगर सोचोगे ना, मैं इस पर कैसे, ये बहुत डीप हो जाएगा। अगर तुम बोल रहे हो कि तुम्हारा मन नहीं कर रहा, ठीक है, ये क्या है? ये सेल्फ डाउट है, ठीक है। सेल्फ डाउट किसकी वजह से है? एक बिलीव की वजह से कि मैं नहीं कर पाऊंगा। बिलीव किस वजह से है? पास्ट इवेंट की वजह से। पास्ट इवेंट क्या होता है तुम्हारे कि भाई मेरे 3 अटैम्प्ट लग रखे हैं, 4 अटैम्प्ट लग रखे हैं, तो ये बिल्कुल एक चेंज चलती है। पास्ट इवेंट, उससे बनता है बिलीव और उससे बनता है डाउट। तुम्हें डाउट आ रहा है, तुम्हें डाउट आ रहा है, ठीक है, और उसका रीज़न क्या था? पास्ट इवेंट जो हो चुका है, अब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो ये आते कहाँ पे? ये आ रहे हैं ब्रेक में। तुम्हें कंट्रोल करना पड़ेगा और तुम्हें समझना पड़ेगा कि यार जो तुम बोल रहे हो ना कि पैशन वैशन, ये सब कुछ का, ये सब चूरन है, ठीक है। इसका एक ही सोल्यूशन है, 900 मीटर पे आओ। एक मैराथन है, तुम्हें 900 मीटर पे आना ही पड़ेगा। जब तक तुम नहीं आओगे 10 चीज़ें होंगी। और अगर तुम्हें लग रहा है कि वहाँ तक पहुँचने में भी दिक्कत हो रही है, ठीक है, दिन में हम पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे, तो 900 मीटर पे आए कैसे? हम सिलेबस कैसे करें, हम रिवीजन कैसे करें? तो इन्वायरमेंट चेंज करो, लाइब्रेरी में आओ, कुछ भी करो, लेकिन तुम्हें कोर में समझना पड़ेगा। जब तुम समझ जाओगे ना यार, तो तुम्हें अपने आप थॉट आना बंद कर जाएंगे। जब तुम इस चीज़ को समझ जाओगे ना कि ये थॉट इसलिए नहीं आ रही कि तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है, पैशन नहीं है, ये थॉट सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि तुम उस 900 मीटर में तुम पहुँचे ही नहीं हो, ठीक है। तुम्हारी आंखों से फिनिश लाइन बहुत दूर है, तो तुम दूर दूर तक देख ही नहीं पा रहे हो कि तुम कभी रेस को ख़त्म कर पाओगे, इसलिए तुम ये सोच रहे हो कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मेरा पैशन नहीं है। और तुझे उसके कष्टों की इतनी चिंता है तो तू अपनी कमाई से घोड़ा खरीद। आबा, आपकी समस्या क्या है? मैं देख रहा हूं जब से मेरा विवाह हुआ है, आप लड़ने का कोई ना कोई बहाना ढूंढते रहते हैं। ये तो तेरी मति का फेर है। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम आत्मनिर्भर बनो। हाइपोथेसिस, शुड यू स्टडी एट लाइब्रेरी और एट होम? अब ये डाउट किसको आता है, ठीक है, कि घर में पढ़ना है कि लाइब्रेरी में पढ़ना है? ये मेन डाउट का रीज़न पता है क्या है? मतलब तुम्हें घर में पढ़ाई नहीं होती, ठीक है, और जब तुम्हारी घर में पढ़ाई नहीं होती ना, उसका कोर रीज़न वही है। वो जो फंडामेंटल जो रीज़न है, जो मैंने हाइपोथेसिस 1 में बोला था कि एक सीए जर्नी मैराथन है, ठीक है, तुम्हारी आंखों से फिनिश लाइन बहुत दूर है, बहुत मतलब बहुत दूर, ठीक है। तो तुम्हें लगता है कि घर में पढ़ाई नहीं होगी, घर में कुछ नहीं होगा, घर में तुम फोकस नहीं कर पाते हो, तुम फ़ोन लेते हो, तुम जो चीज़ें करते हो, ठीक है। इसका कोर रीज़न क्या है? कोर रीज़न वही है कि भाई तुम्हारी आंखों से फिनिश लाइन बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है। तुम्हें लग रहा है कि बहुत मुश्किल है, तुम 900 मीटर पे हो ही नहीं। किसी भी दिन अगर तुम 900 मीटर पे आ जाओ और अगर तुम बोलो कि भाई मैंने सिलेबस कर लिया, मैंने 4 रिवीजन कर लिए, मैंने 2 टेस्ट कर लिए हैं, तो भाई तुम्हारा घर हो या तो पार्क हो या तो तुम्हारा आईसीयू के बाहर तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारी पढ़ाई होगी। कुछ भी कर लो, तुम्हारी पढ़ाई होगी, जो क्योंकि तुम्हारा जो कोर रीज़न है ना, वो कोर रीज़न कभी भी डिस्ट्रैक्शन या फिर घर नहीं था कि घर के अंदर पढ़ाई नहीं होती है। कोर रीज़न ये था कि तुम 900 मीटर पे हो ही नहीं, ठीक है। और अगर मैं फंडामेंटल डिफरेंस बताऊँ ना कि लाइब्रेरी में और घर में क्या डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस दो है, ठीक है। सबसे पहला है इफेक्टिवनेस का। घर में तुम बोल पाते हो, चिल्ला पाते हो, चीख पाते हो, तो तुम्हें जो चीज़ समझ में आ रही है ना, वो बहुत अच्छे से आती है, ठीक है। अगर ये जो घर में पढ़ रहा है वो उसको पता होगा ये चीज़ कि अगर तुम कोई चीज़ घर में पढ़ रहे हो ना, तुम बोल बोल के पढ़ रहे हो, और जब भी तुम बोल बोल के पढ़ते हो ना, तुम किसी 2 चीज़ों में अननोन कनेक्शन ढूंढ पाते हो जो तुम्हें पता नहीं था, जो तुम्हें टीचर ने नहीं बताया था, लेकिन तुम इसे पता कर पाते हो क्योंकि तुम बोल बोल के पढ़ रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर तुम लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, ठीक है, जो तुम बोल नहीं पा रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर तुम्हारी इफेक्टिवनेस 15-20% कम होती है। लेकिन अगर तुम लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो तो तुम्हारी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है, कंसिस्टेंट रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम घर में पढ़ रहे हो तो ये चीज़ हमेशा इफेक्ट होती है अगर तुम 900 मीटर पे ना हो, ठीक है। अगर तुम मतलब शुरू ही कर रहे हो सिलेबस, या तो तुम अभी सिलेबस के बीच में ही हो, या फिर रिवीजन की थोड़ी बहुत शुरुआत ही गई है, तो फिर तुम्हें घर पे नहीं होना चाहिए, तुम्हें लाइब्रेरी में ही होना चाहिए, ठीक है। 900 मीटर अगर पहुँच गए फिर तो जहाँ मर्जी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस था उन दोनों के बीच में, ठीक है। अब मैं एक बताता हूँ फंडामेंटल डिटर्मिनेंट कि मतलब कोई एक फॉर्मूला या फिर कुछ भी बताऊँ मैं जिससे तुम डिटरमाइन कर पाओ कि भाई घर में रहने की लाइब्रेरी में, ठीक है। तो वो एक चीज़ सिंपल सा ये होगा कि जिस तरह हम घर में हैं, ठीक है, मतलब अगर हम लाइब्रेरी जाते हैं तो हम कितने घंटे पढ़ते हैं? मेरे लिए वो 8 घंटे हैं, ठीक है। वो 8 घंटे फिक्स होते हैं, ठीक है। तुम उसको चेंज नहीं कर सकते, वो मैक्सिमम निकल सकता है लाइब्रेरी से, ठीक है। अब तुम्हें देखना है कि क्या अगर तुम्हें लाइब्रेरी नहीं जाना, ठीक है, तुम्हें घर में पढ़ना है, तो तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि अगर तुम्हें घर में पढ़ना है तो तुम्हारी घर की आउटपुट 8 घंटे या उससे ऊपर आनी चाहिए। मतलब कि जितना लाइब्रेरी में निकल रहा है या तो उतना, या तो उससे ज़्यादा अगर तुम घर पे निकाल रहे हो तो घर पे आओ, वरना घर पे मत आओ किसी भी दिन, ठीक है। मतलब किसी भी दिन, लिटरली किसी भी दिन को तुम्हारी आउटपुट 8 घंटे से कम जा रही है, ठीक है, तो लाइब्रेरी भागो, ठीक है। लड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैंने ही गलती करी है और मैंने एक अटेम्प्ट टेस्ट में भी लगा रखा है कि मतलब मैं लड़ रहा था, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा था कि मैं एक दिन ऐसा लाऊंगा जहाँ पे मेरे को घर में पढ़ने की आदत हो जाए, कभी ना कभी तो घर में पढ़ना पड़ेगा। तो मैं ये सोच के लड़ रहा था घर में
कि यार मैं तो अपनी आदत ख़राब मतलब मैं अपनी आदत ठीक करूँगा, मैं पढ़ूंगा, मैं घर में ही पढ़ने की कोशिश करूँगा, और मैंने इस कारण अपना एक अटेम्प्ट रेस कर दिया, ठीक है। तो मैं वही बोलूँगा कि कभी भी लड़ने की कोशिश मत करो, घर में पढ़ाई नहीं हो रही है लाइब्रेरी भागो। और घर में रुकना कब है उसका रूल वही है, लाइब्रेरी में अगर 8 घंटे निकल रहे हैं तो घर में तुम्हारे 8 घंटे या उससे ज़्यादा निकलने चाहिए, तब रुको, वरना मत रुको, ठीक है। ये कोर इंडिकेटर है, ठीक है। और अगर मैं एक चीज़ बताऊँ ना कि अगर तुम्हारी एक भी दिन, लिटरली एक भी दिन अगर तुम्हारी 8 घंटे से कम जा रही है, यानी कि जितना लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो उससे अगर कम पढ़ रहे हो घर में, तो तुम अगले दिन लाइब्रेरी भागो। ये होता क्या है, मतलब इसको तुम बोलोगे ना कि तुम एक तरह से इंटरेक्टली अपनी ब्रेन को सिग्नल दे रहे हो कि ये लौंडा कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा स्टडी के साथ, ठीक है। और इसका कितना सिग्निफिकेंस है ना, मतलब तुम जितना डिस्कस करोगे ना लोगों से, तुम्हें पता चलेगा कि कॉम्प्रोमाइज़ ना करना स्टडी से, पहला, और दूसरा सेक्रीफाइस करना स्टडी के लिए, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं ना, मतलब ये कोई चीज़ बोलता नहीं है, लेकिन इसका सबसे हैवी इफेक्ट पड़ता है सबकॉन्शियस पे। मतलब तुम अपने आप को अपनी नज़रों में ना चढ़ जाते हो कि यार हाँ मैं प्राउड हूँ अपने आप पे, क्योंकि जब तुम सेक्रीफाइस करते हो, तुम कॉम्प्रोमाइज़ करने से मना करते हो कि मैं स्टडी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, जो भी चीज़ आएगी सामने सेक्रीफाइस करूँगा, चाहे वो ट्विटर हो, इंस्टा, कुछ भी हो। इसका सबकॉन्शियस पे इतना इफेक्ट पड़ता है ना कि तुम मतलब अगर तुम्हारा नॉर्मली 8 घंटा निकल रहा है तो तुम 10 घंटे पढ़ सकते हो, ठीक है। क्योंकि तुम्हारे पास सबकॉन्शियस इतना इफेक्ट बनता है ना इस चीज़ से, तुम मानोगे नहीं। ये तुम ऑब्जर्व करो या फिर तुम बात करो किसी से, तब तुम्हें पता लगेगा कि कितना गहरा इफेक्ट है सेक्रीफाइस करने का, ठीक है, सबकॉन्शियस पे। क्योंकि दिमाग चाहता है कि तुम इसको बताओ कि यार मैं कमिटेड हूँ और मैं बता रहा हूँ कि मैं कमिटेड हूँ। तो तुम क्या जानना चाहते हो राजन? दोनों में से सत्य कौन सा है? स्वप्नावस्था में देखा गया सच या जागृत अवस्था का सच? दोनों में से कोई सत्य नहीं है। क्या कैसे हो सकता है आचार्य? मैंने तो वह भी देखा जो सपने में दिखा, और वह भी देख रहा हूं जो जागने के बाद दिख रहा है। तुम अभी भी कहां जागे हो राजन? हाइपोथेसिस नंबर 5, सेल्फ डाउट। मैंने इसको इस वीडियो में इसलिए डाला क्योंकि ये कभी भी किसी सी वीडियो में होता नहीं है, ठीक है, सेल्फ डाउट का पॉइंट। क्योंकि जो वीडियो बन रही है मेनली रैंकर के लिए बन रही है, लेकिन जिसके अटैम्प्ट लग रहे हैं उसका जो मेन कंसर्न है वो सेल्फ डाउट ही है। मतलब कि ये वीडियो देखने का एक रीज़न भी सेल्फ डाउट ही है, ठीक है। तो सेल्फ डाउट कोर है बिल्कुल ना, मतलब जिसका अटैम्प्ट लग रहा है, जिसके 5 लग गए, 6 लग गया, वो सेल्फ डाउट से भर रखा है। मतलब उसके अटैम्प्ट लगने का कोर रीज़न सेल्फ डाउट ही है, ठीक है। और सेल्फ डाउट को मैं पता क्या मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि एक बीज है। मतलब अगर तुम्हें एग्जाम से ना 1 हफ्ता पहले, 1 साल पहले, 100 साल पहले भी अगर तुम्हें लग रहा है ना 0.1% चांसेस है कि तुम फेल हो जाओगे, तो भाई तुम फेल हो जाओगे, ठीक है। मैं इसको प्रूव करता हूँ कैसे, पता है, जब मैं सीए शुरू कर रहा था ना, तब मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा था कि टोटल सीए में कितना टाइम लगता है, मतलब सीए की जो ड्यूरेशन है वो कितनी होती है। तब मैंने उनको बोला था कि मम्मी 4, 4.5 साल, 5 साल होती है, लेकिन मेरे को क्या पता 1-2 साल एक्स्ट्रा लग जाए, फाउंडेशन में अगर टाइम लग जाए, इंटर में 1-2 लग जाए, मैं इतना एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, ऊपर नीचे 1-2 साल हो सकता है, क्या दिक्कत है। और मैं इस बात को बोल के भी रिग्रेट कर रहा हूँ कि मैंने ये बात क्यों बोली। मतलब अगर मैं ये बात नहीं बोलता तो शायद से आज मैं इस सिचुएशन में नहीं होता कि मैं इतनी बार फेल हो चुका हूँ। जो कोर रीज़न था वो था मेरा सेल्फ डाउट, जो कि मैं अपने आप पे कर रहा था। मेरी 11वीं 12वीं की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, तो मैं डाउट कर रहा था कि यार सीए में क्या कर पाऊंगा। तो जो हमारा सेल्फ डाउट होता है ना, वो हमेशा पास्ट के एक्सपीरियंसेस पे होता है, ठीक है। और पास्ट के एक्सपीरियंस क्या फॉर्म करते हैं, बायस फॉर्म करते हैं, या फिर तुम्हारे बिलीफ को फॉर्म करते हैं। तुम्हारे बिलीफ क्या बनते हैं आगे जाके, सेल्फ डाउट। तो देखा जाए तो सेल्फ डाउट का कोर रीज़न क्या था, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस, और उसके कारण मैंने सफ़र किया अपने प्रेजेंट में भी, और मेरे फ्यूचर भी प्रेजेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन, सेल्फ डाउट क्या है, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और सेल्फ डाउट के वेरियस फॉर्म है यार, ठीक है। ये तो एक एग्जांपल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई बंदा बिलीव कर रहा है कि उसका एक प्रोडिजी या फिर कोई टॉपर दोस्त है, एसआरसीसी में पढ़ रहा है, उसका 6वां 7वां अटैम्प्ट है इंटर में, भाई उसका इतना अटैम्प्ट लग रहा है तो मेरा तो और लगेगा। ये भी एक सेल्फ डाउट है, ठीक है। तो करोड़ों तरह के सेल्फ डाउट हो सकते हैं, ठीक है। और इसका बेसिक अगर तुम्हें समझना है ना कि सेल्फ डाउट होते कितनी नेचर के हैं, ठीक है, तो सेल्फ डाउट एग्जिस्ट करते हैं 3 लेयर में, ठीक है। सबसे पहला लेयर होता है जो तुम मुंह से बोल रहे हो, ठीक है, जो मतलब तुम बोल रहे हो, जैसे चलते फिरते तुम्हारा कोई दोस्त बोल रहा है यार मेरे को तो लग रहा है इस बार नहीं उड़ेगा, ठीक है, और मेरे को लग रहा है कि 2-3 अटैम्प्ट और लग देंगे। या फिर कोई बंदा फाउंडेशन शुरू करने से पहले तुम्हारा कोई दोस्त बोल रहा है कि यार फाउंडेशन में शायद 1-2 लग जाए, इंटर में 1-2 लग जाए। या फिर कोई अभी बोल रहा है यार इंटर में तो 3 साल लग गए मेरे को, फाइनल में भी क्या पता 1-2 एक्स्ट्रा लग जाए, 3-4 एक्स्ट्रा लग जाए। तो जब भी तुम्हारा कोई दोस्त या फिर कोई तुम खुद भी ऐसा बोल रहे हो ना, तो उसको पकड़ के कमरे में, ठीक है, उसको पेलना है और उसको मार मार के ना अधमरा कर देना है। क्योंकि ना ये बहुत ही गंदी चीज़ है यार, हम सीए में घुसने के बाद ये बकचोदियाँ पेल रहे हैं। मतलब सच में ये फर्स्ट लेयर है, ठीक है। ये सेल्फ डाउट की फर्स्ट लेयर है, जहाँ पे तुम मुंह से बोल रहे हो, ठीक है, तुम एक्सेप्ट कर रहे हो कि यार 1-2 साल एक्स्ट्रा लग सकता है, तो तुम्हें चप्पल मारनी चाहिए कि भैंचोद घुसे क्यों इस चीज़ में। ये मतलब घुसना ही नहीं चाहिए यार। अगर तुम्हें लग रहा है ना ये चीज़ शुरू में ही, तो मत घुसो, ये तुम्हारे लिए है ही नहीं, ठीक है।
ये होता है फर्स्ट लेयर। सेल्फ डाउट की फर्स्ट लेयर क्या है, जब तुम मुंह से ही बोल रहे हो वो चीज़, ठीक है। सेल्फ डाउट की दूसरी लेयर क्या होती है, वो होता है तुम्हारा मन का अंदर, ठीक है। तुम अपने मन के अंदर बोल रहे हो, या फिर तुम बस मानते हो, ठीक है, बोलते नहीं हो, मानते हो इस चीज़ को कि यार शायद से थोड़ा और लग सकता है टाइम, या फिर तुम लग रहा है कि यार इंटर में लगा दिए 3 साल, शायद से फाइनल में 1-2 अटेम्प्ट और लग जाए, ठीक है। यहाँ पे तुम मन में खेल रहे हो, ठीक है। तो इसके भी सोल्यूशन है, तुम अंदर से कैसे चेंज करोगे, ठीक है। जो मेन होता है वो इंटरनल ही होता है, ठीक है। क्योंकि जो तुम बोल देते हो ना, वो तो तुम किसी एक एक्सपेक्ट में बोल रहे हो कि यार अब तक इंटर में इतने अटैम्प्ट लगे तो फाइनल में इतने लगेंगे, तुम अटैम्प्ट के वाइज बोल रहे हो बोलते वक्त। लेकिन जब हम दिमाग में सोचते हैं ना, हम हर एक एक्सपेक्ट में सोचते हैं, ठीक है। हम हर एक एक्सपेक्ट में अपने को फेलियर मानते हैं, और सेल्फ डाउट हर एक एक्सपेक्ट में आता है कि भाई रिवीजन में शायद इतना नहीं, इतने सारा टाइम लगेगा, या फिर मेरी रिवीजन तो अच्छी होती नहीं है, मेरी तो थ्योरी अच्छी नहीं है, मेरी तो प्रैक्टिकल अच्छी नहीं है, मैं तो इस टीचर से करा है, मेरे को ज़्यादा पता नहीं है। तो ये सब क्या है, सेल्फ डाउट है। और ये क्या है, लेयर 2 का। लेयर 2 क्या है, जो हम मन के अंदर सोच रहे हैं, ठीक है। और लास्ट में आता है लेयर 3, जो कि बहुत चूतिए लोगों के साथ होता है सेल्फ डाउट, और वो मेरे साथ था, ठीक है। लेयर 3 के अंदर जो सेल्फ डाउट होता है वो पता क्या होता है, वो ना तुम मुंह से बोलते हो और ना ही तुम मन में सोचते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर एग्जिस्ट करता है और तुम्हें पता ही नहीं होता, ठीक है। लेयर 1 और लेयर 2 का क्या है कि तुम्हें पता है तो तुम एक्नॉलेज कर पा रहे हो कि हाँ वो एग्जिस्ट कर रहा है। लेयर 3 में तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम डाउट में हो, और ये मेरे साथ हुआ है, ठीक है। जब मैं अगर अभी इस अटैम्प्ट की बात करूँ तो मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम से 1 महीना पहले, मतलब अभी मैं दिसंबर की बात करूँ तो मैं फेल, मतलब मेरा सिलेबस हो रखा है, रिवीजन नहीं हुई है और मैं रिवीजन कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। मैं फ़ोन चला रहा हूँ, मैं डिस्ट्रैक्टेड हूँ, मैं फोकस नहीं हूँ, ठीक है। और पता नहीं क्यों, मतलब मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने अपने भैया से पूछा कि क्या करूँ भैया, तो उन्होंने मेरे को बोला सीधा सीधा कि मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था उनसे कि वो मेरे को बोले कि भाई अगर तू फोकस नहीं कर पा रहा है तो कोई ऐप ब्लॉकर डाउनलोड कर ले, कुछ कर ले। लेकिन उन्होंने मेरे को बोला कि अनुज तू अंदर ही अंदर जानता है कि तू फेल हो रहा है, और मैंने कभी सोची ही नहीं थी बात, ठीक है। कोई होता है ना कि तुम सोचते हो लेकिन तुम बोलते नहीं, मैं सोच भी नहीं रहा था कि मैं फेल हो रहा हूँ, लेकिन उन्होंने मेरे को बोल दिया कि अगर तू डिस्ट्रैक्टेड है इसका मतलब है कि तू अंदर से जानता है कि तू पास नहीं होगा। और उन्होंने फिर मेरे को बोला कि मैं प्रूव करता हूँ तू कैसे सोच रहा है। तो उन्होंने मेरे से पूछा क्या तू 100% श्योर है कि तू पास हो जाएगा, और ये मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम्हें क्या 100% श्योरिटी है कि तुम पास होगे? अगर तुम्हें थोड़ा सा भी लग रहा है ना, स्लाइटली येस या फिर नो या फिर हो सकता है, इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर भी सेल्फ डाउट का एक पोर्शन एग्जिस्ट कर रहा है। तुम्हें अभी भी लग रहा है कि तुमसे नहीं होगा, ठीक है, और तुम अंदर से जानते हो कि तुम फेल हो। अगर तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी थोड़ा सा भी 1% भी लग रहा है ना कि यार पास नहीं होऊंगा, तो वो सेल्फ डाउट ही है। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि सेल्फ डाउट एक बीज है, अगर तुम्हारे अंदर 1% भी है ना, ये 100% बन जाता है, ये पूरा पेड़ बन जाएगा और तुम्हारा पूरा करियर ले जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। 1 अटैम्प्ट, 2 अटैम्प्ट, 3 अटैम्प्ट, 10 अटैम्प्ट लगते जाएंगे, तुम निकल ही नहीं पाओगे सेल्फ डाउट से जब तक तुम इसे एड्रेस नहीं करोगे, इसके सोल्यूशन पे जोर नहीं करोगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसको सोल्यूशन क्या होगा, मतलब कि सेल्फ डाउट अगर हमारे अंदर है, हमारे अंदर बायस है, तो हम इसको कैसे रिमूव करें। अब हम देखते हैं सेल्फ डाउट का सोल्यूशन क्या हो सकता है, ठीक है। ये मेरा 50वां टेक है, ठीक है। मैं कल दिन भर रिकॉर्ड करता रहा और आज मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरे को सोल्यूशन ही नहीं पता सेल्फ डाउट का होता क्या है, ठीक है। मतलब ये सब्जेक्टिव है, मतलब मैं नहीं बता सकता कि तुम्हारे लिए क्या एप्लीकेबल है, फिर तुम क्या करो सेल्फ डाउट अगर तुम्हारे पास हो रहा है तो, ठीक है। मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था और वो बता रहा था कि उसको इंटर में 3 साल हो चुके हैं, और जब भी वो पढ़ने बैठता है ना, उसका एक भी ग्रुप निकला नहीं है, और जब भी वो पढ़ने बैठता है ना, वो सोचता है कि सीए छोड़ दूँ मैं। अगर इंटर में उसके 3 साल लगे हैं तो उसको लगता है फाइनल में 6 साल लगेंगे, इससे अच्छा कुछ और कर लूँ। तो ये होता है सेल्फ डाउट, ठीक है। अब मैं इसमें क्या बोलूँ कि कोई कॉमन सोल्यूशन है ही नहीं जो मैं तुम्हें बता सकूँ जो काम करेगा। तुम्हारे पास अपना खुद का सोल्यूशन तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं अपनी बात करूँ कि अगर मेरे को सेल्फ डाउट होता है तो मेरा क्या रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, इसका सोल्यूशन नहीं है। मैं अपना रिस्पॉन्स बता सकता हूँ कि मैं क्या करता हूँ, ठीक है। मैं मानता हूँ, या फिर मैं जितना समझ पाया, सेल्फ डाउट जो आ रहा है ना वो हमेशा आ रहा है पास्ट इवेंट की वजह से, ठीक है। मतलब अगर मैं देखूँ मेरी 11वीं 12वीं की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी, इसके कारण एक सेल्फ डाउट है। मैंने 3 साल लगा दिए फेल होते होते इंटर में, ये एक सेल्फ डाउट है। मतलब ये एक इवेंट है, ठीक है, ये एक पास्ट इवेंट है जो हो चुका है। मैं बार बार 3 साल तक फेल हो चुका हूँ, और उसके कारण क्या हो रहा है, मेरा एक बिलीफ है कि मैं आगे भी फेल होता रहूँगा, या फिर मैं फाइनल में भी फेल होऊंगा, जिसके कारण सेल्फ डाउट आ रहा है कि मैं अभी ना पढ़ूँ, ठीक है। मतलब एक सीक्वेंस देखो कितना मस्त है ये, ठीक है। एक पास्ट इवेंट हुआ, वो हो चुका है, लेकिन उसने एक बीज की तरह है पास्ट इवेंट, ठीक है। उसके कारण एक पेड़ होगा, एक पौधा होगा, जो भी पौधा है बिल्कुल इनिशियल स्टेज में है, ठीक है। उस पौधे को तुम बोलोगे कि ये जो पौधा है ये है तुम्हारा बिलीफ। अब तुम बिलीव कर रहे हो कि तुम 3 साल से अगर फेल हो रहे हो तो तुम आगे भी फेल होते रहोगे। तुम अगर 3 साल इंटर में लगा चुके हो तो फिर फाइनल में तुम 6 साल लगाओगे। तो ये है एक बिलीफ, ठीक है। और उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है सेल्फ डाउट। तुम्हें अगर बिलीव है कि तुम फेल होते रहोगे तो तुम अभी भी कैसे पढ़ोगे, अभी तुम्हें क्या आएगा, फिर सेल्फ डाउट कि यार अभी भी क्या पढ़ना, ठीक है। तो सेल्फ डाउट क्या एक फल की तरह है, मतलब एक पेड़ है, उसका एक फल है सेल्फ डाउट, ठीक है। लेकिन वो पेड़ क्या है, वो पेड़ है बिलीफ। और वो पेड़ की जड़ें क्या हैं, वो पेड़ की जड़ें हैं तुम्हारा पास्ट इवेंट। तो अगर तुम चाहते हो कि भाई तुम्हें डील कैसे करना है सेल्फ डाउट से, यानी कि उस फल से, तो तुम्हें एक तो हो सकता है तुम जड़ काटो, लेकिन जड़ काटना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जड़ है एक पास्ट इवेंट जो कि घट चुका है,
तुम्हारे पास टाइम मशीन नहीं है कि तुम उसे जाके रोक सको, तो अब तुम्हारे पास ले दे के बसता है पेड़, ठीक है। पेड़ क्या है? बिलीफ। और बिलीफ को चेंज किया जा सकता है, सिर्फ एक यही सोल्यूशन है जो मैं फॉलो करता हूँ, और वो होगा कि अपने बिलीफ को चेंज करना है, ठीक है। और बिलीफ का मतलब ऐसा है ना कि मतलब कुछ लोग ये वीडियो देख रहे होंगे जो सोच रहे होंगे भाई हम तो बिलीफ नहीं रखते। अगर तुम्हारे पास बिलीफ नहीं है तो ये भी एक बिलीफ है। तुम अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो ये भी एक बिलीफ है, और अगर मैं इसको बना रहा हूँ तो इसके पीछे भी एक बिलीफ है, ठीक है। तो हर एक एक्ट, ठीक है, मतलब ये मैं आपको अगले हाइपोथेसिस में बताऊंगा कि बिलीफ कितना क्रूशियल है। मतलब ना, अगर तुम किसी रैंकर से मिलो, तुम किसी रैंकर का इंटरव्यू देखो, वो बोलते हैं यार हम तो बिलीव करते थे कि भाई हम ना ऑल इंडिया रैंक 1 आएगी हमारी, ठीक है। या फिर वो मान रहे थे इन द प्रोसेस, वो जान रहे थे कि भाई ऑल इंडिया रैंक तो कहीं नहीं गई, सिंगल डिजिट में आ जाएगी, क्या पता 10 से नीचे आए, 8 आए, 9 है, लेकिन सिंगल डिजिट आ जाएगी। बहुत लोगों का तुमने देखा होगा। तो ये क्या, एक बिलीफ है, ठीक है। और उनका बिलीफ कैसे बना? बिलीफ क्या है? बिलीफ है एक फल, ठीक है। बिलीफ बनता किससे? मतलब बिलीफ क्या है? बिलीफ है एक पेड़। बिलीफ बनता किससे? बिलीफ बनता है पास्ट इवेंट से। पास्ट इवेंट क्या है तुम्हारे? पास्ट इवेंट है तुम्हारे बीज। तो पास्ट इवेंट घट चुका है, ठीक है। उनका पास्ट इवेंट ऐसा था कि उन्होंने 11वीं 12वीं में टॉप किया, उनका पास्ट इवेंट ऐसा था कि उनको टेस्ट में इतना अच्छा कॉन्फिडेंस आया। तो ये एक पास्ट इवेंट है, ये एक बीज है, और इसके बलबूते पे बन रहा है एक पेड़। वो पेड़ क्या है? वो बिलीफ है। तो उनको बिलीफ है कि वो रैंक लाएंगे, और वो लाते हैं, उनको सेल्फ डाउट नहीं आता, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम बिलीफ ही चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हम बिलीफ के अलावा कुछ और चेंज नहीं कर सकते। और बिलीफ कैसे चेंज होगा, इसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि इसके लिए आप मेरा अगला हाइपोथेसिस देखें, जिसमें बात करता हूँ बिलीफ कैसे चेंज होगा। अड़ोस पड़ोस के लोग हंसते हैं तुझ पर, कहते हैं कौवा चला हंस की चाल। हमें इसी दुनिया में रहना है, इसलिए वही कर जिससे हम खुश रहें। माँ, मैं दूसरों को खुश रखने की कोशिश नहीं करना चाहता, और ना ही दूसरों के तय किए हुए मानदंडों पर खरा उतरना चाहता हूँ। मैं कैसे कपड़े पहनूंगा, क्या खाऊंगा, कैसा दिखूंगा, ये मैं तय करूंगा। नहीं होना मुझे लोकप्रिय, नहीं चाहिए मुझे समाज की स्वीकृति। मैं अपनी शर्तों पर जीऊंगा। सूत्रधार, ये क्या हो गया है मोहन को? वो लोक वासना से मुक्त होने का प्रयास कर रहा है नटी। लोक वासना? हमेशा दूसरों के लिए अच्छा बने रहने की कोशिश, दूसरों की नकल, दूसरे जैसा बनने की कोशिश, दूसरों के मापदंडों पर खरा उतरने की कोशिश, दूसरों से सम्मान की चाह, संसार में प्रसिद्ध होने की चाह लोक वासना कहलाती है। हम दूसरों के लिए स्वयं पर नकली मुखौटा चढ़ाए जीने की कोशिश करते हैं। ये लोक वासना भी बंधन है नटी। हाइपोथेसिस, बिलीफ सिस्टम। बिलीफ का मतलब क्या होता है? बिलीफ का मतलब होता है किसी भी चीज़ पे बिलीव करना जिसका तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है। और मेनली ये होता है अपने इंटरनल चीज़ों के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस है, तुम्हारे पास डिसिप्लिन है, तुम्हारे पास कोई भी चीज़ है, और तुम बोल रहे हो तुम्हारे पास है, लेकिन इसका कोई प्रूफ तो नहीं है, ठीक है। कोई ऐसा मेजर तो नहीं है, कोई मशीन तो नहीं है जो कि नापे कि तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस कितना है, तुम्हारे पास सेल्फ डाउट कितना है, तुम्हारे पास फेलियर के कितने रीजंस हैं। हमारे पास कोई उसका वो नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे बिलीफ, ठीक है। और बिलीफ कितने कोर में है ना घुसे हुए। मतलब मैं कैसे बताऊं, अगर मैं बोलूं तुम्हारा इस वीडियो को देखना भी एक बिलीफ है, और मेरा इस वीडियो को बनाना भी एक बिलीफ है, ठीक है। हमारा हर एक एक्ट, ठीक है, हर एक एक्ट मतलब कि लिटरली हर एक एक्ट, ठीक है। मतलब अगर तुम इस वीडियो के बाद तुम रिकमेंडेड वीडियो में जाके कुछ देख रहे हो, तुम अगर कमेंट सेक्शन जाके पढ़ रहे हो, तुम अगर इस वीडियो को शेयर कर रहे हो, तुम्हारा हर एक एक्ट एक बिलीफ है, ठीक है। मैं ये कैसे बताऊँ, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, बिलीफ पता क्या है? बिलीफ है एक वूम की तरह। वूम का मतलब होता है कोख, ठीक है। मतलब एक जो बिलीफ होता है वो एक कोख होता है जिससे एक्शन नाम का बच्चा जन्म लेता है। मतलब जो तुम्हारे एक्शन है ना, वो तुम्हारे बिलीफ की वजह से, ठीक है। और ये बिल्कुल ऐसा है जैसे तुमने हिंदू फिलॉसफी पढ़ी होगी, उसमें बोलते हैं कर्म, ठीक है। और ये बोला जाता है कि कर्म ना करना भी एक कर्म है। मतलब कर्म नहीं करा, हाँ, तो वो भी एक कर्म है। उसी तरह से बिलीफ ना करना भी एक बिलीफ है। तो बिल्कुल फंडामेंटल नेचर है कि तुम्हारा बिलीफ तुम्हारे साथ रहेगा ही। तुम्हारा जो हर एक एक्शन है, सीए को ऑप्ट करने से लेके अटेम्प्ट लगाने से लेके हर एक ऑप्शन, ठीक है, हर एक डिसीजन तुम्हारे एक बिलीफ के ऊपर था, ठीक है। और बिलीफ कितना कोर में घुस रखा है ये तुम्हें पता लग गया, ठीक है। अगर तुम्हें चेंज करना है ना अपना सेल्फ डाउट को, तुम्हें अगर कोई भी चीज़ चेंज करनी है, तुम्हें अगर अपने एक्शन को ही चेंज करना है, जो कि मैं बोल रहा हूँ कि अगर बिलीफ तुम्हारा कोक है, एक वूम्ब है, तो जो एक्शन है वो बच्चा है जो निकल रहा है, ठीक है। अगर तुम्हें अपने एक्शन को चेंज करना है, ठीक है, तो तुम्हें अपने बिलीफ को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और बिलीफ कैसे चेंज होगा? बिलीफ को चेंज करने के लिए तुम्हें समझना पड़ेगा कि बिलीफ का मतलब है कोई भी चीज़ जिस पर तुम बिलीव कर रहे हो, ठीक है, विदाउट प्रूफ, ठीक है। अगर तुम
फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि ये ना मतलब अपना अपना सोल्यूशन है, ठीक है, इसमें मैं कुछ डेफिनेट बता नहीं सकता। बिलीव को चेंज करना ऐसा है जिसमें तुम बिलीव करते हो, और ये कैसे होगा? बिलीव हम पता कब करते हैं? तुम अगर मान लो कि तुम्हारा ऑल इंडिया रैंक 1 आएगा, लेकिन तुम्हारे 10 अटैम्प्ट लग चुके हैं, ठीक है, और अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम ऑल इंडिया रैंक 1 लाओगे, तो ये बिलीव नहीं होगा। मतलब बिलीफ ना, मतलब तुम बोलने से लग जाओ कि कोई टीचर बोल रहा है कि अपने अपने नोटिस बोर्ड पे तुम लगा के रखो कि तुम्हारा रैंक 1 आएगा, या फिर तुम अपनी टैटू बनवा लो अपने हाथ में कि तुम्हारा रैंक 1 आएगा। ऐसे मतलब इसको बिलीफ नहीं बोल दूंगा मैं, ठीक है। बिलीव का मेरे लिए मतलब ये है कि जिस पे तुम बिलीव कर पा रहे हो, और बिलीव कैसे कर पाओगे, ठीक है। बिलीव तो देखो 2-3 चीज़ों से होता है। सबसे पहला क्या है कि तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंस, ठीक है। तुम अगर अपने अंदर कोई पैटर्न नोटिस कर रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम फेल हुए, और अगर तुम, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं फेल हुआ, ठीक है, तो मैं अपने लिए अपनी 5 मिस्टेक लिख के बैठा हूँ, ठीक है। मेरे को पता है कि 5 रीज़न है, बिल्कुल 5 रीज़न है, कोर में बिल्कुल रीज़न है, चाहे वो मेरा डिसिप्लिन ना हो, चाहे फिर वो मेरा फोकस ना हो मेरे अंदर, और मैं देख रहा हूँ ये कोर में है बिल्कुल, ये फंडामेंटल होगा, ये तुम्हारा अलग होगा, ठीक है। तुम अपना देखो, और बिल्कुल फंडामेंटल होता है, तुम्हारे फाउंडेशन में भी तुम्हारे साथ होगा, तुम्हारे हर दिन तुम्हारे साथ चलता है, ठीक है। कुछ 1-2 आदतें, कुछ 1-2 चीज़ें होती है जो तुम्हारे साथ फंडामेंटली है, और जब मैं इस चीज़ को अपने हाथों में लिखता हूँ कि हाँ 5 चीज़ें हैं, उंगली मेरी 5 उंगलियाँ, 5 मेरी 5 चीज़ें, अगर मैं इन 5 चीज़ों को ठीक कर लूँ तो मैं पास हो जाऊँगा। ये क्या है? ये एक बिलीफ है। तो मैं बोल रहा हूँ बिलीफ चेंज कैसे होगा? वो होगा तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंस पे, और पास्ट एक्सपीरियंस क्या है? सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तुम्हारे साथ कोई इवेंट घट चुका है, अब तुम अगर उसको एक्नॉलेज ही नहीं कर रहे, इन्फॉर्मेशन तो मिला नहीं, अगर तुम इन्फॉर्मेशन ले ही नहीं रहे हो, तो फिर वो बिलीफ नहीं बनेगा ना। तुम्हें अपने अंदर पैटर्न नोटिस करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ तुम्हारे साथ हो चुकी है, तुम पैटर्न नोटिस करो जो तुम्हारे पहले हुआ, उसके अंदर कुछ पैटर्न थे क्या? तुम किसी रीज़न से फेल हुए, तुम्हें लग रहा है, तुम मतलब बाकी लोगों को देखो, ठीक है। तुम्हारा कोई दोस्त पास हो गया, ठीक है, तुम्हारा कोई दोस्त है जिसकी रैंक आ गई, तुम्हारा कोई दोस्त है जो बिग 4 में चला गया, तुम्हारा कोई दोस्त है जिसका ये हो गया वो हो गया, तुम उनसे बात करो और तुम उनसे पूछो कि उनमें ऐसा क्या था जो तुम्हारे अंदर नहीं है। कंपैरिजन की बात नहीं है, बात सिंपल सी है कि तुम्हें डाटा मिलना चाहिए, डाटा मिल रहा है, इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तब तुम अपना बिलीफ फॉर्म करोगे, क्योंकि बिलीफ किस पे फॉर्म होता है? इन्फॉर्मेशन पे, ठीक है। बिलीफ फॉर्म होता है एक्सपीरियंस पे, बिलीफ फॉर्म होता है जिसको तुम देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, जिसको तुम थोड़ा बहुत, जिससे तुम अपना अपना कुछ अटैच कर पा रहे हो, ठीक है, जिसमें तुम अपनापन देख पा रहे हो कि हाँ इसमें कुछ है। मतलब अगर मैं बोलूँ, मैं अगर एग्जांपल की बात करूँ कि मेरे लिए बिलीफ क्या है, अगर मैं अपनी बिलीफ कैसे चेंज करता हूँ, सिर्फ अपना एग्जांपल बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को बात ये है ना कि मैं तुम्हें बता ही नहीं सकता कि तुम कैसे करोगे, क्योंकि ये तुम्हारा अपना है। बिलीफ मैंने तुम्हें बता दिया कि हमेशा इन्फॉर्मेशन पे चेंज होती है, ठीक है। तुम्हें जितना क्लैरिटी, सिंपल सी बात है कि जितना क्लैरिटी है ना तुम्हारे पास, उतना तुम्हारा बिलीफ स्ट्रॉन्ग होएगा, ठीक है। अगर तुम्हें चाहिए कि तुम्हें पास होना है, तो क्लैरिटी लेके आओ कि पास होते कैसे, सिंपल। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें फेल नहीं होना, तो क्लैरिटी लेके आओ कि लोग जो फेल होते हैं वो फेल कैसे होते हैं। तुम्हारा अपने आप बिलीफ आएगा कि मैं फेल नहीं होऊंगा अगर मैं ये चीज़ ना करूँ। तुम अगर चाहते हो कि तुम्हारी रैंक आए, तो तुम ये इन्फॉर्मेशन लाओ, क्लैरिटी लाओ कि रैंक के लिए चाहिए क्या क्या, कितना घुस सकते हो, 1 पेज 2 पेज 10 पेज लिखो, और जब तुम 10 पेज लिख के लिखोगे ना अपने आंखों के सामने, वो होगा तुम्हारा बिलीफ, वो है तुम्हारा बिलीफ, वो एक्चुअल बिलीफ तुम्हारा है, ठीक है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जब तक तुम्हारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई नया बिलीफ नहीं बन सकता, ठीक है। इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास, अब तुम ये बोल सकते हो यार मैं तो इन्फॉर्मेशन नहीं है तब भी मैं सोचता हूँ कि मैं तो फेलियर हूँ, तो इन्फॉर्मेशन तो है, क्योंकि तुम्हारा पास्ट इवेंट ऐसा था, तुम्हारे लग रखे हैं अटैम्प्ट 3-4, तो वो भी तो एक इन्फॉर्मेशन है जिसके बेस पे तुम अभी सोच रहे हो कि तुम फेल होगे। तो इन्फॉर्मेशन कोर है बिल्कुल, ठीक है। मतलब वही चीज़ है कि इन्फॉर्मेशन मतलब एक बीज है, ठीक है। पेड़ जन्म रहा है, तुम बोल रहे हो कि मैं जो ये पेड़ है, लेकिन पेड़ नहीं, वो तो बीज था, और वो बीज क्या था? बीज था इन्फॉर्मेशन, ठीक है। उससे बन रहा है बिलीफ। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि तुम्हें इन्फॉर्मेशन पकड़नी पड़ेगी। तुम्हें अगर चाहिए, तुम्हें ये मैं कितना एग्जांपल दे दूँ, तुम्हें अगर चाहिए भाई मेरे को डिसिप्लिन बिल्ड करना है, तो तुम क्लैरिटी लाओ। क्लैरिटी क्या लाओ कि डिसिप्लिन बिल्ड करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होती है। तुम्हें अगर चाहिए कि भाई मेरे को ना सोचना नहीं आता, मैं ना डिसीजन मेकिंग में बहुत वीक हूँ, मैं प्लानिंग नहीं कर पाता हूँ, तो तुम ये लिखो, एक क्लैरिटी बनाओ अपने अंदर कि प्लानिंग में होती क्या चीज़ है, हम प्लानिंग करते क्यों हैं, प्लानिंग से अचीव क्या होता है, और प्लानिंग अच्छी हुई कि नहीं हुई ये कैसे पता लगेगा। अगर तुम क्लैरिटी में ये चीज़ें लिख पा रहे हो ना, वही है तुम्हारा बिलीफ, वही है तुम्हारा बिलीफ, वही चीज़ है जो तुम्हें चेंज करेगी, ठीक है। तुम अगर बोल रहे हो यार मैं रिवीजन करता हूँ ना, मेरे को चीज़ समझ नहीं आती, मेरे को नई चीज़ें रिकॉल नहीं होती, मेरे को याद नहीं आता, तो तुम पेपर पे लिखो कि जिनको याद आता है उनको याद कैसे आ रहा है, और वही तुम्हारा बिलीफ है। तुमने उस पर यकीन करना है कि हाँ ये चीज़ याद आता है, और अपने आप हो जाएगा यार। ये बिल्कुल ऑटोमेटिक प्रोसेस है। इन्फॉर्मेशन इज इक्वल टू बिलीफ। इन्फॉर्मेशन तुम्हें चाहिए, ठीक है। तुम्हें अगर बिलीफ चेंज करना है, अपना जो तुम्हें बायस लाना पड़ेगा कि भाई मेरे को पास होना है, ठीक है। अगर तुम्हें पास होना है तो उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ढूंढो, उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ढूंढोगे, वही तुम्हारा बिलीफ बनेगा आगे जाकर, ठीक है। मेरा एक दोस्त है जिसको प्लानिंग में बहुत दिक्कत है, मेरा एक और दोस्त है जिसको मतलब वो हर एक काम बहुत स्लो करता है, ठीक है। वो मतलब सोचता है बहुत स्लो सोचता है, डिसीजन मेकिंग बहुत स्लो है, वो काम करते वक्त बहुत धीमे धीमे काम करता है, ठीक है। और अगर ठीक है, अगर तुम्हारे पास भी ऐसा कुछ सीन है, ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें तेज होना पड़ेगा, तो तुम्हें क्लैरिटी से लिखना पड़ेगा कि तेज होने का मतलब क्या है, तेज होने का मतलब किस किस एस्पेक्ट में तेज होना पड़ेगा। तेज होने का अगर मतलब ये है, तो इसको तेज मैं अपने अंदर लाऊं कैसे, मैं अपनी किन किन चीज़ों को चेंज करूं,
जब तक तुम ये चीज़ें लिखोगे नहीं ना, वो फिर बिलीफ में आएंगी ही नहीं, ठीक है। मैं अगर तुम्हें बोल दूँ, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत वीडियो पड़ी है, बिलीफ चेंज करने के लिए बोलते हैं कि अपने अंदर मतलब कि तुम ये कोट लिख लो, वो कोट लिख लो, और अपने आप को ग्रेटिट्यूड बोलो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ लेसन, ये जितनी भी चीज़ें मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, ठीक है। मेरे लिए जो चीज़ काम कर रही है वो एक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। मेरे लिए जो काम करा कि मैं एक इन्फॉर्मेशन बिल्ड करता हूँ, मेरे लिए मेरी 5 गलतियाँ हैं, मैं 5 गलतियों को ठीक करूँगा, मैं पास हो जाऊँगा, ये मेरे लिए बिलीफ है। तुम अपनी 5 गलतियाँ लिखो, तुम 5 वो ठीक करोगे, वो बिलीफ है बिल्कुल। और तुम जब बिलीफ लेके आओगे तब तुम्हारा चेंज होगा सेल्फ डाउट, तब तुम्हें डाउट आना खत्म होएगा। तो मैंने तुम पूरी इन्फॉर्मेशन बता रही है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन चेंज करोगे, बिलीफ चेंज होगा, बिलीफ चेंज होगा, सेल्फ डाउट चेंज होगा, और तुम्हें फिर सेल्फ डाउट नहीं आएगा, ठीक है। वेदांत में इसे ही अनर्थ परंपरा कहते हैं। अनर्थ परंपरा? अज्ञानता का चक्र ही अनर्थ परंपरा है। वासना मनुष्य की चिंता बढ़ाती है, चिंताएं उससे कई कार्य करवाती हैं। जैसे ही कार्य पूरा हुआ कि फिर वासना। यदि व्यक्ति सावधान न रहे तो यह चक्र हमारे जीवन में निरंतर चलता रहता है। लास्ट हाइपोथेसिस जहाँ पे हम बात करेंगे मैराथन के बारे में, ठीक है। हमने शुरू भी किया था हाइपोथेसिस नंबर 1 में मैराथन के साथ, जहाँ पे मैंने बोला था कि ये सीए की जर्नी एक मैराथन की तरह 900 मीटर पे आपको पहुँचना ही पड़ेगा, ठीक है। 900 मीटर का मतलब क्या था कि भाई आपने सिलेबस कर लिया, आपने 2-3 रिवीजन कर ली, 4 रिवीजन कर लिए, और फिर आपने 2-3 टेस्ट दे दिए, ठीक है। उसके बाद मैं बोलता था कि आप 900 मीटर पे आ चुके हो। अब चाहे आप घर पे रहो, चाहे आप जहाँ मर्जी रहो, आपके अंदर कोई थॉट नहीं आएगा, पैशन नहीं है आपके अंदर, या फिर आपका इंटरेस्ट नहीं है, या फिर आपको लग रहा है कि आप डिस्ट्रैक्टेड हो, आपका ये थॉट ही आना बंद हो जाएगा अगर आप 900 मीटर पे हो। और हम इस हाइपोथेसिस में बात करेंगे कि आप 900 मीटर पे पहुंचोगे कैसे, मतलब कि आप सिलेबस कैसे करोगे, रिवीजन कैसे करोगे, टेस्ट कैसे करोगे, पूरा सीक्वेंस क्या है, ठीक है। और ये बहुत बेसिक है, ठीक है। लेकिन मेरे को बताना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि मेरे 2 अटेम्प्ट इस वजह से लगे हैं, ठीक है। और मेरे 2 लगे हैं, मतलब क्या पता बहुतों के ज़्यादा लगे हों, क्या पता किसी के ना लगे हों, लेकिन ये बताना ज़रूरी है, एक तरह से इंपॉर्टेंट है कि सिलेबस भी कैसे करना है, रिवीजन भी कैसे करनी है, टेस्ट भी कैसे करना है। ये बेसिक क्लैरिटी में ही मेरे 2 अटेम्प्ट लगे हैं, ठीक है। और मेरे को मतलब इस चीज़ में कन्फ्यूजन थी कि मतलब पढ़ते कैसे हैं, मेरे को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना नहीं आता, ठीक है। मैंने जैसे बताया था वीडियो में कि मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हूँ, मेरे को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना ही नहीं आता था कि कॉन्सेप्ट बोलते कैसे हैं, ठीक है। मतलब मैं रट रहा था, मैं पढ़ रहा था, मैं टाइम वेस्ट कर रहा था, और ऐसे मैंने टेक्स्ट की 2 दिन क्लास ले ली है। आपका भी एक्सपीरियंस रहा होगा, ठीक है। आपने भी गलत टीचर से पढ़ा होगा, या फिर आपको पढ़ना नहीं आता होगा, तो इसलिए मेरे को ये डालना ज़रूरी था, ठीक है। और एक और चीज़ है कि ठीक है, मान लो आपने टीचर ले लिया या फिर आपको पढ़ना आता है, लेकिन ना बिल्कुल अलग वे में ऑपरेट करता है सीए का चीज़। मतलब अगर हमने 11वीं 12वीं करा है, या फिर हमने जो भी करा है, हमारे एग्जाम के बीच में हमेशा 5-10 दिन का गैप होता था, लेकिन सीए में बिल्कुल है ही नहीं ऐसा। सीए में मतलब 1 दिन का गैप है, तो आपका अप्रोच बिल्कुल चेंज होता है, ठीक है। मतलब आपको एक कॉन्सेप्ट का रजिस्टर लगाना है, जो कि आप पहले भी लगाते थे, लेकिन आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है। और आपको क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन का एक रजिस्टर बनाना पड़ेगा, ठीक है, जहाँ पे आप क्वेश्चन में जो यूनिक चीज़ हुई आप उसको लिख रहे हो। और आपने टेस्ट किया तो आपको टेस्ट के लिए एक रजिस्टर बनाना पड़ेगा, जहाँ पे आपने टेस्ट में जो गलतियाँ करी आप उसको लिख रहे हो। आपको ये चीज़ें क्यों लिखनी पड़ रही हैं, क्योंकि आपके पास 8-9 दिन का टाइम नहीं है जहाँ पे आप उसी टेस्ट को दोबारा देख के याद कर पाओ आपने क्या गलती करी। तो आपको अलग जगह पे लिखना पड़ेगा आपकी गलतियों को, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ तो आपको हर सब्जेक्ट के 4 रजिस्टर बनाने पड़ते हैं, पहला कॉन्सेप्ट का, दूसरा क्वेश्चन का, तीसरा आपका जो आपका होता है रिवीजन का, कि आपने रिवीजन में जो गलतियाँ करी, जो अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे उसमें क्या गलती निकली, और चौथा आपका रजिस्टर होता है टेस्ट का, ठीक है। और ये आपके छोटे छोटे पतले पतले रजिस्टर भी हो सकते हैं, ठीक है। बात इसकी है कि आपको 4 सेपरेट बनाने पड़ेंगे अगर आप 900 मीटर पे पहुंचना चाहते हो, ठीक है। तो उसके बारे में डिटेल में बात करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि अगर मैं बात कर रहा हूँ मैराथन के बारे में, या फिर आपको 900 मीटर पे पहुंचना है, तो इसमें टोटल 3 स्टेज हैं। स्टेज 1 है आपका सिलेबस, स्टेज 2 है आपकी रिवीजन, और स्टेज 3 है आपका टेस्ट। अब हम बात करते हैं स्टेज 1 की, जो कि है सिलेबस, ठीक है। अब सिलेबस में करना कैसे है, ठीक है। नॉर्मल क्या होगा कि आपको एक टीचर चुनना है, ठीक है। टीचर चुनने के लिए मैंने पहले वीडियो में बोल दिया है कि आपको हर एक डिसीजन, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो रिवीजन हो, चाहे वो कुछ भी हो, आपको 10 बंदे लेने ही पड़ेंगे, कंसल्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको एक्शन करते वक्त पता नहीं चलता कि वो एक्शन सही है कि गलत, ठीक है। फेलियर के बाद पता लगता है। अगर एक्शन करते वक्त ही पता करना है आपको कि वो सही है कि गलत, तो उसका एक ही सोल्यूशन है, और वो है स्टैटिस्टिक्स। और स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या है कि आप बंदे इन्वॉल्व करो, लोगों के ओपिनियन लो, अलग अलग लोगों से लो, ठीक है। टीचर से लो, कुछ ऐसे दोस्तों से लो जो कि बार बार फेल हो रहे हैं, कुछ ऐसे दोस्तों से लो जो कि पास हो चुके हैं। तो इससे आपको स्टैट्स मिलेगा, डाटा मिलेगा, उस पर आपको कंक्लूजन लेना है, और आपको टीचर को सिलेक्ट करना है, ठीक है। आपने टीचर सेलेक्ट किया, ठीक है। अब टीचर करेगा क्या, ठीक है। टीचर का मेन बात है आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रहा है, आप लेक्चर देख रहे हो, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, आपको मेनली 2 रजिस्टर बनाने हैं, ठीक है। मेन जो आपके रजिस्टर हैं वो 2 होंगे, ठीक है। सबसे पहला होगा कॉन्सेप्ट रजिस्टर, जहाँ पे आप कॉन्सेप्ट लिख रहे हो, ठीक है। और आपको समझना है कि मतलब आपको समझना कैसे है, ठीक है। क्योंकि जो मेरी मेन गलती थी वो ये थी कि मेरे को पढ़ना ही नहीं आता था, मेरे को कॉन्सेप्चुअली ही दिक्कत होती थी कि मैं समझ नहीं पाता था कि मेरे को समझना कैसे है, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपने लेक्चर देखा, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग उसे बोलते हैं ना, जहाँ पे आपकी फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग बिल्कुल कोर में है। मतलब अगर आप कोई चीज़ समझ रहे हो ना, तो आपको उसका फंडामेंटल ट्रूथ समझना पड़ेगा कि उसको समझ क्यों रहे हैं, उसको पढ़ क्यों रहे हैं। और वो मतलब बिल्कुल ऐसा है ना कि आपने कोई चैप्टर समझ लिया, आपने कोई चैप्टर अगर देख लिया, आपको
इतनी एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि आप किसी 5 साल के बच्चे को, 2 साल के बच्चे को उस चीज़ को समझा सको, ठीक है। आपको ये समझना पड़ेगा कि मतलब अगर आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग है तो इसका मतलब है कि आपको कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड हो चुका है वो चैप्टर और आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। और अगर नहीं हुआ है तो आपको फिर उस टीचर से दोबारा देखना पड़ेगा, कोई और टीचर ट्राई करो, यूट्यूब पे देखो, ChatGPT यूज़ करो, कुछ भी करो, लेकिन कोई चैप्टर आपके हाथ से ऐसा नहीं जाना चाहिए। मतलब ये बिल्कुल ना पत्थर की लकीर है, कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं है इस चीज़ में, क्योंकि आपने क्लास ले रखी है, आप सिलेबस करो, ये फंडामेंटल है, ये बेस है, और अगर यही गलत हुआ तो फिर आगे पूरी बिल्डिंग खराब जाएगी, ठीक है। तो सिलेबस करते वक्त आपको टीचर वही लेना है जो कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करवा रहा है, और तुम इतने काबिल हो कि तुम आगे जाके किसी बच्चे को समझा सकते हो, आपने इतना कॉन्सेप्चुअली अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। तो ये क्या था आपका, ये था आपका सबसे पहला मेन रजिस्टर जो कि है कॉन्सेप्ट रजिस्टर, जहाँ पे आप कॉन्सेप्ट लिख रहे हो, ठीक है। सेकंड जो आपका रजिस्टर होता है वो होता है आपका क्वेश्चन रजिस्टर, जो कि होता है जहाँ पे आप क्वेश्चन लिखते हो जो सर करा रहे हैं तुम्हारे, और सारी गेम इसी की है, ठीक है। जब तुम सेकंड रजिस्टर में अपने क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, इसमें तुमको सबसे पहले बेसिक चीज़ याद रखनी है ना। अब ये डिपेंड करता है नेचर टू नेचर, ये डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट, ठीक है। अगर आप मेरी तरह हो, ठीक है, मेरे को क्या है ना कि फॉर एग्जांपल अगर कोई क्वेश्चन कर रखा है और उसमें कुछ यूनिक चीज़ है और अगर मैं उसमें स्टार लगा दूँ तो मेरे को याद नहीं रहता कि मैंने स्टार लगाया क्यों था, ठीक है। तो या तो अगर आपका मेमोरी अच्छी है तो आप स्टार लगा दो, ठीक है। अगर आपकी मेमोरी अच्छी नहीं है मेरी तरह, ठीक है, तो आप क्या करो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने ऊपर क्वेश्चन कर लिया तो आप उसके नीचे लिख लो कि लर्निंग्स क्या थी, ठीक है। हर एक क्वेश्चन के बाद तुम एक पेज छोड़ दो और वहाँ पे तुम लिखो कि उसकी लर्निंग क्या थी, तुमने उस क्वेश्चन से सीखा क्या, उस क्वेश्चन में अलग था क्या, ठीक है। एक बार तुमने ये कर लिया तो तुम्हारा एक क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन हो गया, तुमने हर क्वेश्चन की लर्निंग लिखनी है, एक चैप्टर खत्म, ठीक है। जैसे ही तुम्हारा एक चैप्टर खत्म होता है, कॉन्सेप्चुअली लेक्चर खत्म, तुमने क्वेश्चन कर लिया, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। अब तुम्हारा वो चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है। और तुम्हें बेसिक लेवल पे इतना पता होना चाहिए भाई कि ना हर एक चैप्टर तुम्हें कम से कम 2 बार रिवाइज करना है सिलेबस के साथ। मैं अभी स्टेज 1 में ही हूँ जहाँ मैं सिलेबस की बात कर रहा हूँ, स्टेज 2 में गया नहीं हूँ जहाँ रिवीजन की बात हो रही है। मैं बोल रहा हूँ सिलेबस के साथ ही तुमको कम से कम 2 रिवीजन करनी है हर एक चैप्टर की। फॉर एग्जांपल तुमने चैप्टर 1 किया, चैप्टर 2 पे जा रहे हो, चैप्टर 1 को दोबारा रिवाइज करो, चैप्टर 3 पे जा रहे हो, चैप्टर 1 को दोबारा रिवाइज करो, और फिर चैप्टर 4 पे जा रहे हो तो चैप्टर 2 को रिवाइज करो। तो इस तरह से देखा जाए तो तुम्हें कम्युनिकेटिव रिवीजन करनी है, और 2 मिनिमम 2 करनी है तुमको सिलेबस के साथ, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी है। अब मैं बताऊँ ज़रूरी क्यों है, क्योंकि मैं बता रहा था ना मेरा अटैम्प्ट लगा। रीज़न इसका ये है ना कि मेरे 2 दोस्त हैं, ठीक है, एक मतलब दोनों ही अच्छे हैं और दोनों ही मतलब रैंकर मटेरियल हैं, ठीक है, दोनों ही एग्जामिनेशन स्कोर करते हैं। और एक का नेचर ये है ना कि वो कम्युनिकेटिव रिवीजन करता है, मतलब वो सिलेबस के साथ साथ पढ़ता है, सिलेबस के साथ साथ रिवाइज करेगा वो, और उसको उसका जो बेनिफिट मिलता है उसको ये मिलता है कि वो जल्दी रिकॉल कर लेता है रिवीजन के टाइम पे, ठीक है। जो उसका स्टेज 2 है रिवीजन का वो जल्दी रिकॉल कर लेता है, लेकिन उसको सिलेबस में इतना टाइम लगता है ना, जो उसका स्टेज 1 है सिलेबस में उसको बहुत टाइम जाता है, ठीक है। तो लेकिन उसको बेनिफिट मिलता है उसको स्टेज 2 में, ठीक है, स्टेज 1 उसका लंबा जाता है, स्टेज 2 में उसको बेनिफिट मिलता है। लेकिन जो मेरा दूसरा दोस्त है जो कि सिलेबस के साथ रिवाइज नहीं करता, वो बिल्कुल एंड में करता है रिवाइज, ठीक है, उसको क्या होता है, उसको सिलेबस जो होता है जल्दी खत्म होता है, यानी कि उसका स्टेज 1 जो अभी हम सुन रहे हैं वो जल्दी खत्म होता है, लेकिन उसका जो स्टेज 2 है जो रिवीजन करता है उसको वो चीज़ टाइम लेती है, उसको स्टेज 2 में बहुत टाइम जाता है, उसको रिवीजन में बहुत टाइम जाता है। देखा जाए तो दोनों ही अप्रोच ठीक है, दोनों ही अप्रोच में मतलब लगभग सेम टाइम लगता है, लेकिन फ़र्क आता है कॉन्फिडेंस में, ठीक है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने कुछ ऐसे चैप्टर थे जिनको मैंने रिवाइज किया था सिलेबस के साथ, कुछ ऐसे थे जो मैंने नहीं किया था, जैसे फॉर एग्जांपल कंसोलिडेशन हो गया, एमलगमेशन हो गया। और जब मैं रिवीजन के फेज में इनको रिवाइज कर रहा था तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं इनको स्क्रैच से दोबारा पढ़ रहा हूँ, तो मेरा सिलेबस करने को यूज़ हुआ ही नहीं था अगर मैं साथ साथ रिवाइज नहीं किया, ठीक है। और जैसे मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट एक चैप्टर है, मैंने उसको कम से कम 2-3 बार रिवाइज किया था और सिलेबस करते वक्त मैंने किया उसको रिवाइज, लेकिन जब मैं रिवीजन के फेज में आया तो वो मेरे को अपने आप रिकॉल हो गया, इजीली रिकॉल हो गया। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आप सिलेबस कर रहे हो, ठीक है, तो साथ में बेयर मिनिमम 2 रिवीजन करनी ही करनी है, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला कि आपको सिलेबस के साथ साथ कम से कम हर एक चैप्टर की 2 रिवीजन बेयर मिनिमम करनी है, लेकिन ये इजीली हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या रेकमेंड करता हूँ कि आपको पता क्या करना चाहिए, आपको अपने घर की दीवार के ऊपर या फिर कहीं पर भी एक चार्ट लगा लेना चाहिए या फिर एक पेज लगा लेना चाहिए जहाँ पे आप लिख रहे हो R1, R2, R3, R4, जहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप रिवीजन के बारे में बता रहे हो कि आपकी रिवीजन 1, रिवीजन 2, रिवीजन 3, और आपने वहाँ पे टिक लगाना है, ठीक है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 आप यहाँ पे लिख लोगे सबसे अपना हॉरिजॉन्टल वे में, और वर्टिकल में आप R1, R2 लिख लोगे और आप यहाँ टिक करोगे, ठीक है, कि आपकी रिवीजन 1 होगी, रिवीजन 2 होगी, रिवीजन 3 होगी, रिवीजन 4 होगी, ठीक है। बेर मैंने आपको 4 रिवीजन मैंने बोला था, 2 रिवीजन आपकी कब होगी सिलेबस के साथ, और 2 रिवीजन होगी आपकी स्टेज 2 में रिवीजन के टाइम पे, ठीक है। और आपको बेर में एक चार्ट बनाना पड़ेगा, और हर सब्जेक्ट का एक चार्ट, यानी कि अगर आप बहुत ग्रुप दे रहे हो तो आपको 2 मतलब 6 चार्ट बनाने पड़ेंगे, अगर आप फाउंडेशन दे रहे हो आपको 4 चार्ट बनाने पड़ेंगे, इस तरह से। जैसा कि मैंने बोला कि हर चैप्टर का आपको कम से कम 2 रिवीजन करनी पड़ेगी, ठीक है, सिलेबस के साथ साथ। लेकिन याद रखना है कि रिवीजन करने का जो कोर पर्पज़ है, ठीक है, उसको भूलना नहीं है, ठीक है। कोर पर्पज़ क्या था, सब कुछ रिकॉल करना है, और आपको रिकॉल करने की हेल्प कैसे होगी, आपको कॉन्सेप्ट देखना है और आपको क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करना है, ठीक है। बहुत मन करेगा कि यार एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता हूँ, नहीं करना, ठीक है। प्रैक्टिस आपको कब करना है, आपको स्टेज 2 में करना है, जब आपकी रिवीजन 3rd और 4th होगी। अभी जो 1st और 2nd रिवीजन है वहाँ पे आपको कुछ भी मतलब प्रैक्टिस नहीं करना है, ठीक है। आपने जो लर्निंग लिखी है, जो आपने क्वेश्चन करके लर्निंग लिखी है, आपको उसको रिवाइज करना है और आपको कॉन्सेप्ट देखना है, दैट्स इट, ठीक है।
अब मैं बात करता हूँ स्टेज 2 की, जहाँ पे मैं बात करता हूँ रिवीजन की, ठीक है। अब मैंने बोला था कि 4 रिवीजन करनी है, ठीक है, जिसमें से 2 तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं सिलेबस के साथ। अब मैं बात कर रहा हूँ 2 रिवीजन, और ये पूरा क्या है, ये फुल फ्लेज पूरा फुल सिलेबस रिवीजन है, ठीक है। तो आपको करना कैसे है, ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल आपने नोट्स बना रखे हैं, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट रजिस्टर में, ठीक है, और दूसरा आपका क्या था, आपने क्वेश्चन के साथ उसकी लर्निंग मार्क कर रखी है दूसरे रजिस्टर में, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, आपको उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है, आपको उस जो क्वेश्चन की लर्निंग्स है आपको उसको पढ़ना है, ठीक है। और आपको क्या करना है, अगर आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करने में दिक्कत हो रही है, आपको रिकॉल करने में दिक्कत हो रही है, तो आपको एक लेक्चर देख लेना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात ये है ना कि जो मैं स्टेज को बोल रहा हूँ ना, रिवीजन, रिवीजन एक बहुत गंदा वर्ड है, मतलब ना आपको, मतलब अगर कहीं डिक्शनरी में रिवीजन वर्ड दिखे ना, उसको मतलब जला दो एक तरह से। कहने का मेरा मतलब है ना कि रिवीजन नहीं है, प्रैक्टिस है, ठीक है। क्योंकि मेरा एक अटैम्प्ट इसलिए भी लगा है, ठीक है, मैं इतनी बार फेल हो रखा हूँ, तो एक अटैम्प्ट मेरा इसलिए भी लगा है कि मैंने रिवीजन को लिटरल सेंस में ले लिया था कि बस मैं रिकॉल कर रहा हूँ। और मैं ये सोचता हूँ ना कि मतलब उस समय मैं कर रहा था, तो मैं ये सोच रहा था कि यार इससे टाइम बचेगा आगे, तो मैं प्रैक्टिस कर ही नहीं रहा था, टाइम बच गया। लेकिन उस टाइम का यूज़ क्या हुआ, क्योंकि मैं आगे पढ़ ही नहीं पाया, उस टाइम का कोई यूज़ ही नहीं हुआ, मेरा मॉरल डाउन हो गया और मैं पढ़ ही नहीं पाया और मैं फेल हो गया, ठीक है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस ही नहीं की थी, ठीक है। तो रिवीजन का मतलब मैं बोलूँगा, इसको रिवीजन बोलो मत, इसको बोलो प्रैक्टिस, ठीक है। तो तुम्हें करना क्या है, फॉर एग्जांपल एक चैप्टर है जिसके 30 क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपकी अगर फर्स्ट रिवीजन है ना, इसमें 2 रिवीजन होगी, ठीक है, पहली रिवीजन दूसरी रिवीजन, क्योंकि आपने 2 रिवीजन पहले कर रखी है, 2 आप यहाँ कर रहे हो, तो टोटल 4 हो जाएगी, ठीक है। तो पहली रिवीजन में आपको क्या करना है, आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल एक चैप्टर में 30 क्वेश्चन है ना, तो आपको पहली रिवीजन का होना चाहिए 20%। 20% एक बार सेट कर लो, या फिर अपने आप को एक बार सेट कर लो, 30%, 50%, जो भी करना है। मैं रिकमेंड करता हूँ 20%, ठीक है, 20% एक बार सेट करो, और उस 30 क्वेश्चन का 20% कितना होएगा, 6 क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उस 6 क्वेश्चन को क्या करना है, हाथ से लिखना है, उसके वर्किंग नोट से लेके, उसकी हेडिंग से लेके, उसके फॉर्मेट से लेके, सब कुछ आपको हाथ से करना है। ये आपका रिवीजन 1 हो गया, ठीक है। अब रिवीजन 1 में याद रखना है कि जैसे आप रिवाइज कर रहे हो, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि आपको 20% क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो एक और चीज़ मैं बोलूँगा साथ में कि आपको एक पतला सा, बिल्कुल पतला सा एक नोटबुक लगा लेना है, ठीक है। उसमें आपको करना क्या है, वो होगा आपका मिस्टेक बुक, ठीक है। आपने जो भी गलती करी रिवीजन करते वक्त, ठीक है, जो आपने प्रैक्टिस करा है हाथ से, जो भी गलती करी आपको उसमें लिखना है, ठीक है। मैं क्यों ये लिखने बोल रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ 1 दिन का गैप मिलता है, और आप उसमें दोबारा से वो गलतियाँ देखने के लिए पूरा क्वेश्चन नहीं देख सकते। आपको बस वो गलतियाँ लिख लेनी है एक जगह, ठीक है, एक बुक में, या फिर एक पतली सी नोटबुक ले लो, उसमें लिख लो। ये आपका फर्स्ट रिवीजन में, ठीक है। सेकंड रिवीजन में आप क्या करोगे, सेकंड रिवीजन में फॉर एग्जांपल आपका एक चैप्टर में टोटल 30 क्वेश्चन है दोबारा, तो आपको 10% अब हाथ से लिखना है, यानी कि टोटल 3 क्वेश्चन आपको हाथ से लिखने हैं। और आपको क्या करना है, दोबारा से इन 3 क्वेश्चन में जो गलतियाँ हो रही है आपकी, आपको उसको लिखना पड़ेगा अपने कॉन्सेप्ट उससे, अपनी मिस्टेक बुक में, जो आपने पतली सी बुक लगाई थी, आपको उसमें लिखना पड़ेगा कि आपने क्या गलतियाँ करी सेकंड डिवीजन में भी, ठीक है। तो प्रैक्टिकल जो भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है आपको उसमें वहाँ पर लिखना है, जो थ्योरी में दिक्कत आ रही है आपको उसको भी लिख लेना है, ठीक है। तो यह आपकी 2 रिवीजन यहाँ पे हो जाती है, तो आपका रिवीजन का जो स्टेज 2 है वो भी खत्म हो जाता है, ठीक है। अब आएगा आपका स्टेज 3, जो कि है टेस्ट, ठीक है। अब टेस्ट 2 तरीके के मैं बोलता हूँ कि करना चाहिए, एक तो होता है यूनिट वाइज और दूसरा होता है फुल सिलेबस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक सब्जेक्ट में टोटल 9 चैप्टर हैं, ठीक है। अब 9 चैप्टर हैं, ठीक है। अब आप उसको यूनिट वाइज टेस्ट लोगे तो आपको पता चलेगा कि वो 3 चैप्टर को 1 यूनिट बना देते हैं, ठीक है। तो आपके 3 चैप्टर 1 यूनिट बन गए, तो टोटल कितने यूनिट हुए, 3 यूनिट। तो आपको 3 यूनिट टेस्ट देने, ठीक है। और आपको लास्ट में एक फुल सिलेबस टेस्ट देना है, ठीक है। तो आपने 2 नेचर के टेस्ट दिए, ठीक है। पहला क्या था यूनिट वाइज, और दूसरा क्या था आपका फुल सिलेबस। आपने जैसे ही ये 2 टेस्ट दिए, आपने जैसे ही आपने जो 2 रिवीजन आपने अपने रिवीजन स्टेज में करी, 2 रिवीजन कर ली, और आपने 2 रिवीजन सिलेबस के साथ कर ली। अब इस लेवल पे आने के बाद आप 900 मीटर पे हो और आप पास हो जाओगे। यहाँ पे इस स्टेज पे आने के बाद ना, जब आपने सिलेबस कर लिया, जब आपने सिलेबस के साथ 2 रिवीजन कर ली, जब आपने सिलेबस खत्म होने के बाद 2 रिवीजन एक्स्ट्रा कर ली, और जब आपने रिवीजन खत्म होने के बाद 2-3 टेस्ट लिख लिए, चाहे वो यूनिट टेस्ट हो, चाहे वो फुल सिलेबस टेस्ट हो, उसके बाद आप 900 मीटर पे आते हो। इस स्टेज पे आने के बाद मैं बोलता हूँ कि आपका जो डिस्ट्रैक्शन है, फोकस है, या फिर पढ़ने का मन नहीं कर रहा, पैशन नहीं है, वो सब कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अब तो बस तुम वेट कर रहे हो, चेस कर रहे हो एग्जाम की डेट को, जब आया और मैं फोड़ूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी टोटल फुल फ्लैज चलेगी। और एक और चीज़, जिस तरह मैं बोल रहा हूँ कि आपको टेस्ट देना है, ठीक है, यूनिट वाइज हो जाए फुल सिलेबस हो, तो यहाँ पे भी आपको एक पतली सी नोटबुक लगानी है, जहाँ पे जितनी भी टेस्ट की गलती हैं, टेस्ट में जो गलतियाँ तुम्हारे टीचर निकाल रहे हैं, फिर तुम खुद चेक कर रहे हो, तो तुम्हें उसकी गलतियों को भी उसमें लिखना है, ताकि एग्जाम से पहले तुम उस गलतियों को देख पाओ, तुम्हें पूरा टेस्ट देखने की जरूरत ना हो, ठीक है। तो ये फुल फ्लैज वे में तुम करोगे। और याद रखना, ये मैं बता रहा हूँ सिलेबस की अप्रोच क्या होगी, सिलेबस से लेके रिवीजन से लेके तुम्हारे टेस्ट से लेके, इसको रखो एक जगह, ठीक है। इसके साथ तुम इस वीडियो के सारे हाइपोथेसिस को कंबाइन करो, ठीक है, और जो प्रोसेस में तुम्हें फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। ये तो मैं बोल रहा हूँ कि तुम 900 मीटर पे कब पहुँचोगे, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर तुम 200 मीटर पे हो, यानी कि तुम सिलेबस शुरू ही कर रहे हो, या फिर शुरू करते हो बीच में हो, या फिर तुम रिवीजन के स्टेज पे हो, यानी कि तुम 900 मीटर पे जब भी अगर नहीं पहुँचे हो, तो तुम्हें पहुँचने के लिए जो चीज़ चाहिए वो होगी इस वीडियो की हाइपोथेसिस, ठीक है। तो थ्रू आउट द प्रोसेस तुम्हें हाइपोथेसिस को फॉलो करना पड़ेगा, तुम्हें प्री कंडीशन फॉलो करने पड़ेंगे, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी। एक बार जब तुम यहाँ पहुँच गए, 900 मीटर पे पहुँच गए, तब तुम इस वीडियो की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तुम अपनी खुद की एक वीडियो बना सकते हो। दैट्स इट।
ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी चीज़ समझने में दिक्कत हो, तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हो, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, ठीक है। तो मेरे को एडिट वेडिट उतना अच्छा से आता नहीं है। किसी भी चीज़ में अगर आपको दिक्कत है तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको मतलब जिस तरह मैंने इस वीडियो में बोला कि आपको मेंटर या फिर सोशल सर्कल की ज़रूरत है, ठीक है, और अगर आपके पास वो सोशल सर्कल नहीं है, आपके पास वो दोस्त नहीं है, ठीक है, तो आप मुझको भी रीच आउट कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये इस वीडियो का एंड था। आई होप समझ में आए, और समझ में तब आएगा ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस वीडियो का एंडिंग नोट दूं, तो कहने का मेरा मतलब है ना कि मैंने बहुत सेल्फ हेल्प पढ़ा है, ठीक है। मैंने बहुत वीडियो देखी, पॉडकास्ट देखा, और मेरा कंक्लूजन ये है ना उससे कि कोई भी चीज़ चूरन होती है। चूरन का मतलब है कि टाइम पास, कुछ समझ ही नहीं आता, कोई भी चीज़ किसी काम की नहीं है, चाहे वो ये वीडियो ही क्यों ना हो, ठीक है। समझ में मेरे को चीज़ें तब आई ना जब मेरे को पता लगा कि मेरे को हर एक चीज़ देखने से पहले, समझने से पहले उसको अपनी लाइफ से रिलेट करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने इस वीडियो को एक एक पॉइंट को अगर आप अपने आप से रिलेट करो, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक हाइपोथेसिस तुम देख रहे हो, उसको ख़त्म, जैसे ही वो ख़त्म हो तुम रुक जाओ और तुम सोचो कि ये मेरे लाइफ से कहाँ से रिलेटेड है। अगर तुम्हें अपना कोई इंसिडेंट याद नहीं आ रहा, ठीक है, कम से कम तुम लगाओ उसमें 15 मिनट आधा घंटा, और अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा तब तुम्हारे वो पॉइंट किसी भी काम का नहीं है, ठीक है। अगर तुम्हें याद आ रहा है तब वो तुम्हारी नसों में बस जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो तुम्हें दूसरी बार देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर तुम हर एक हाइपोथेसिस के साथ अपना कोई कंक्लूजन या फिर अपना कोई पॉइंट रिलेट कर पाओ, ठीक है। और ये सिर्फ इस वीडियो के लिए नहीं है, चाहे वो कोई पॉडकास्ट हो, चाहे वो कोई सेल्फ हेल्प बुक हो, चाहे वो कोई भी कोर्स हो, तुम्हें समझ तभी आएगा यार जब तुम अपना कुछ स्टोरी उससे रिलेट कर पाओ, ठीक है। जो मैंने पढ़ा उससे मेरा कंक्लूजन यही है। आई होप ये समझ आए, और आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया हो। कमेंट कर सकते हो, आप ईमेल कर सकते हो अप्रिशिएट करने के लिए। थैंक यू। जाके प्रिय न राम वैदेही, सो नर तजिए कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेह